लॉ के बारे में हमने बहुत ही प्रचलित बातें सुनी है, कानून अंधा होता है। बस आज से पता लगेगा तुम्हें कानून अंधा क्यों होता है। ठीक है, लॉ के बारे में तुमने आज से पहले और क्या सुना है? अरे मुन्ना मुन्नी, कानून के हाथ, बिल्कुल रजनीकांत होते हैं कानून के हाथ, है ना, बहुत लंबे होते हैं, राइट। और लॉ के बारे में एक और चीज सुना है क्या? तारीख पे तारीख मिले जब इंसाफ नहीं मिला। सनी देओल भी आ जाते हैं कभी कभी क्लास में, है ना, राइट। तो तारीख पे तारीख का चक्कर क्या है? एक नहीं बात, वो भी हम कहाँ सीखेंगे सर? लॉ में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज देखते हैं, शायद थोड़ी सी आवाज कम आएगी क्योंकि स्पीकर आज अटैच नहीं हो पाए थे टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन तुम देख के पहचान जाओ क्योंकि तुमने ये चीज हमेशा देखी है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 21,000 जज हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। लेकिन फिर भी जब कभी इस देश में दो लोगों के बीच किसी बात पे कोई विवाद होता है तो आदमी एक दूसरे से क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट। राइट। इंडिया कितनी पॉपुलेशन है? 125 करोड़। और हमारे देश में जज कितने हैं? जो भी ये फिल्में हैं किसके ऊपर बेस्ड है? एक ऐसे लॉ के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर क्या होता है? क्राइम होता है। क्या होता है सर? क्राइम होता है। बात समझ में आई ना? राइट। इससे पहले तुम बताओ, तुमने आज से इससे पहले और कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड कोई मूवी या सीरियल देखा होगा? एक वो आता है क्रिमिनल जस्टिस, वो किसके ऊपर बेस्ड? कौन, किस लॉ के ऊपर बेस्ड? क्राइम। उसमें हुआ क्या था? क्राइम हुआ। अच्छा, एक और देखी होगी मूवी तुमने, जज साहब, बहुत बढ़िया बात, वो मुझे मूवी लगी, उसमें बहुत सारे, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा भी उस मूवी में से। पिंक किसके ऊपर बेस्ड थी? वो क्राइम, वो भी तो क्राइम एक्टिविटी थी, किसी को असॉल्ट करना, है ना, मेंटली टॉर्चर करना। उससे पहले एक और मूवी आई होगी, शायद तुमने ना देखी हो, गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। उसमें वो खुद को आग वाग लगा लेता है ना, आगे दिखाऊंगा मैं, है ना। वो भी किसके ऊपर बेस्ड थी? क्राइम, है कि नहीं बात? और उससे पहले भी तुमने जितने भी सीरियल देखे होंगे, एक पहले बड़ा मशहूर सीरियल आता था केडी पाठक, है कि नहीं बात? वो किसके ऊपर बेस्ड था? क्राइम। फिर तुमने देखी होगी जासूसी सीरीज शेरलॉक होम्स, देख लिया, इंडिया के शेरलॉक होम्स, ब्योमकेश बख्शी, है ना, पिक्चर भी है ना ब्योमकेश बख्शी एक, है ना, उसकी, या शेरलॉक होम्स जो लोग मतलब हॉलीवुड देखते हैं, तो उन सब में भी जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो सब क्रिमिनल एक्टिविटी है। वो सब क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो भारत की अधिकांश जनता को यह लगता है कि लॉ मीन्स क्राइम, मतलब लॉ से अगर छुटकारा पाना है या लॉ में अगर हमें कोई लड़ाई लड़नी है तो वो कौन सी होगी सर? क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। ये लगता है ना? अब सुनना ध्यान से। अब मान लो तुम सब बच्चों ने फीस दे दी, मान लो, है ना, किन किन बच्चों ने फीस दे दी? है ना, बहुत सारे बच्चों ने फीस दे दी, राइट। मैंने 1-2 क्लास पढ़ाई, जो बच्चे इंस्टॉलमेंट में, उन्होंने भी फीस दे दी, इंस्टॉलमेंट वाली भी। पढ़ाने के बाद मैं क्लास में आया, नहीं पढ़ा रहा, कर लो, क्या कर लोगे? तो क्या करोगे? चलो शुक्र है भगवान का, मुझे लगा बोलेगा नीचे मिल जाना को। भाई यूपी है, यूपी में तो हम पहले क्या बोलते हैं? नीचे मिल लियो पहले, कोचिंग के बाहर मिल लियो, विद्या मंदिर है, यहाँ पे हाथ उठाएंगे, नीचे मिल लियो। तो शुक्र है चलो कानून पढ़ रहे थे, इतनी इज्जत रखी तुमने कि क्या बोलना है, कि यही बोलना है कि केस करेंगे। समझ आई बात? अच्छा, तुमने कहा केस करेंगे। अगर तुम ये बोलते हो कि सर कोचिंग के बाहर मिल जाना, तुम्हारी गाड़ी के टायर ले जाएंगे, मेरी फीस तो वसूल लेंगे, टायर खोलने में लग रहे तुम गाड़ी के, है ना, अगर तुम ये बोलते हो तो अगेन इट इज अ क्राइम, अगेन इट इज अ समथिंग विच इज क्राइम, कि भैया आप मार पिटाई की बातें कर रहे हो, है ना, आप मारने की धमकी दे रहे हो, राइट, या फिर आप सच में ऐसा कर रहे हो, या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो। मैं टायर निकालने का मतलब क्या है? ईंटों पे खड़ी कर दो गाड़ी मेरी, है कि नहीं बात? तो ये क्राइम हो गया। लेकिन कानून की इज्जत रखते हुए सभी बच्चों ने बोला सर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे नीचे मिल जाना, क्या करना? केस करेंगे। अब ये बताओ, केस अगर करोगे तो कोई जॉली एलएलबी वाले वकील के पास जाओगे? जॉली एलएलबी आपका केस नहीं लेगा, पता है क्यों? जॉली एलएलबी क्या बोलेगा? भाई मैंने जो लॉ पढ़ा है ना, वो कौन सा लॉ पढ़ा है? वो क्रिमिनल लॉ पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा है? मेरी किताबों में क्या बताया गया है? क्राइम के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? क्राइम के बारे में बताया गया है। तो भैया ये बता, तेरे साथ आपराधिक घटना क्या हुई है? क्रिमिनल ऑफेंस क्या हुआ है? क्रिमिनल ऑफेंस। तुम बोलोगे सर क्रिमिनल ऑफेंस तो मुझे पता नहीं, पर भैया मैंने तो सर को फीस दे दी, है ना, पढ़ा नहीं रहे बस, तो जॉली एलएलबी केस नहीं लेगा। तो इसका मतलब फिर मैं कहां जाऊं? फिर मैं कहां जाऊं बताओ?
बोलो मुन्ना मुन्नी, मैं बताऊं कहां जाना है। यानी कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि कानून का मतलब होता है क्रिमिनल एक्टिविटी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डाली गई है बचपन से, कानून का मतलब होता है सिर्फ किस चीज का साथ देना, क्राइम में। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो क्राइम में साथ देना, है कि नहीं बात। लेकिन ये बताओ, अगर मैंने तुम्हारी फीस नहीं लौटाई या मैंने नहीं पढ़ाया तो क्या मैंने कोई आपराधिक घटना करी? नहीं, आपराधिक घटना नहीं करी, यानी मैंने कोई क्राइम नहीं किया। तो जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने ये बोला कि किसी भी कंट्री में हमेशा क्या होने चाहिए? दो तरह के कानून होने चाहिए। किस तरह कानून होने चाहिए? दो तरह के। तो हमारे देश में भी दो तरह के कानून बनाए गए, यानी दो तरह की कोर्ट बनाई गई, दो तरह की प्रोसीडिंग बनाई गई। पहला जो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, क्या? क्रिमिनल लॉ। क्या बनाया गया? क्रिमिनल लॉ के कुछ प्रोसीडिंग बनाई गई कि कौन सी चीजें क्रिमिनल होंगी। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? उसके लिए आप पढ़ते हो आईपीसी। क्या पढ़ते हो सर? आईपीसी, है ना। दूसरी, अब तुम बताओ, तुम मेरे ऊपर जब केस करोगे तो तुम कहां जाओगे? तो तुम जो जाओ, जहां पे जाओगे, एक बालक ने बिल्कुल सही बोला, जहां तक नॉलेज है वहां तक बिल्कुल सही बोला, कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। तो कंज्यूमर कोर्ट क्रिमिनल एक्टिविटी पे नहीं कह रहे बात, उसे बोलते हैं सिविल लॉ। क्या बोलते हैं? सिविलियंस का मतलब क्या होता है? सिटीजन, यानी सभ्य लोग। कौन से लोग सर? तो भैया सभ्य लोगों के लिए जो लॉ बनाया जाता है वो सिविल लॉ बनाया जाता है। यानी अगर कोई सभ्य लोग है, मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया, मैंने बेड डेट किया, अकाउंट्स की भाषा पर अक्सर आएंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो अकाउंट्स में अगर तुम एंट्री डालोगे, तुम लिखोगे सर ने बेड डेट कर दिए, सर को एडवांस दिए, ना पैसे दे रहे ना प्रोडक्ट दे रहे, सर्विस प्रोडक्ट ही है, ना पैसे मिल रहा है ना प्रोडक्ट मिल रहा, तो मेरे क्या हो गए सर? बेड डेट हो गए। अब तुम जब बेड डेट का केस लड़ोगे तो क्रिमिनल कोर्ट नहीं जाओगे। क्रिमिनल कोर्ट में बड़े खतरनाक लोग होते हैं, तिहाड़ जेल, यहाँ काला सा मस्सा होगा, पुराने जमाने था ना डाकू का मस्सा ही होता था, है कि नहीं बात। खतरनाक खतरनाक से बाल, इस तरीके से, है ना, डाकू मंगल सिंह टाइप, तलवार ले रखी होगी, बंदूक ले रखी होगी, वहां ऐसे लोग मिलेंगे क्रिमिनल एक्टिविटी वाले। तुम्हें लग रहा होगा हर कोई क्रिमिनल है यहाँ, ठीक है, पुलिस फोर्स ज्यादा होगी, भयंकर सा माहौल होगा कुछ, है कि नहीं बात। वो ऐसी कोर्ट में जाकर तो तुम डर जाओगे, सर मैं खुद कहूंगा भाई मैंने क्या कर दिया सर, कहां लिया है मुझे। तो जज साहब ने कहा सभ्य लोगों को क्रिमिनल कोर्ट लेके जाओगे तो बेचारे डर जाएंगे, है ना। सभ्य लोगों को ऐसी कोर्ट लेके जाओ जहां पे सभ्य लोग हो, सिर्फ डर इस बात का हो कि मुझे दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करनी। तो मेरे करे हुए काम को, कि मैंने आपकी फीस नहीं लौटाई या मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मेरे करे हुए काम को क्राइम नहीं बोला गया। क्या बोला गया? सिविलियंस ने जो गलत काम किया, आप इसे हिंदी बोल सकते हो बेईमानी। तो बेईमानी के लिए जिस कोर्ट में आप जाओगे वो कहां जाओगे सर? तो क्रिमिनल लॉ के लिए बनाई जाती है क्या सर? क्रिमिनल कोर्ट। कौन सी कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट। सिविल लॉ के लिए क्या बनाई जाती है? सिविल कोर्ट। इसलिए आप देखते हैं भैया सिविल कोर्ट का बुलावा अलग होता है और क्रिमिनल कोर्ट का बुलावा अलग होता है। दोनों के जजेस भी अलग होते हैं और दोनों की पढ़ाई भी अलग होती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारी जो पढ़ाई होगी या मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वो क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा या सिविल लॉ पढ़ाऊंगा? क्या क्रिमिनल लॉ हमें पढ़ने की जरूरत है? नहीं। तुम भैया सीए बनने के बाद किसी की गर्दन पे चक्कू थोड़ी लगा दोगे, है कि नहीं बात। समझ रहा है? इसका इलाज मैं जानता हूं कोर्ट में, है कि नहीं बात। तुम्हें सनी देओल बनने की जरूरत है, तारीख पे तारीख मिले जज साहब, इंसाफ नहीं मिला जज साहब, है कि नहीं बात। तुम्हें सनी देओल बनने की जरूरत नहीं है। सनी देओल जो दामिनी पिक्चर में बना था वो भी कौन सा लॉयर था? क्रिमिनल लॉयर था, है ना, क्योंकि दामिनी को मर्डर केस में, है ना, फंसाया गया था, राइट। अगर वो वाली पिक्चर किसी ने देखी हो इसी जोश में कि भैया सनी देओल का डायलॉग ही देख लेंगे, 2.5 किलो का हाथा चड्डा, है कि नहीं बात, आदमी उठता नहीं उठ जाता है, ठीक है, वो वाली बात। तो कई लोग दामिनी पिक्चर देख रहे थे, वो भी क्या है? वो भी क्रिमिनल लॉ है। और बड़ी गलत बात है कि पता नहीं बॉलीवुड वालों को सारा रस, सारा मजा क्या दिखाने में आता है? क्राइम दिखाने में आता है। कोई भी ऐसी मूवी नहीं बनाई जाती जिसमें क्या दिखाया जाए? सिविल प्रोसीडिंग दिखाया जाए, ठीक है। पर क्या करें, क्योंकि वही एंटरटेनमेंट का तरीका, उसमें आपको भी उसमें मजा आता है कि नहीं बात। सस्पेंस हो, लड़ाई झगड़ा हो, मर्डर हो, है कि नहीं बात, इस तरीके से तो सारी पिक्चरें होती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमें क्या नहीं पढ़ना सर? हाँ, हमें क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? हाँ, हमें सिविल लॉ पढ़ना है। बोलो। हाँ हाँ, वो भी कह दो कि एक तरीके से वो कौन सी प्रोसीडिंग है? वो सिविल लॉ की प्रोसीडिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई क्राइम नहीं है ना, उसमें तो हम इंश्योरेंस मांग रहे हैं, तो वो आप वो सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है ना। हाँ, वो पिक्चर है जिसमें आप क्या देखते हो सर? सिविल लॉ देख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई क्राइम नहीं है। भाई दुकान गिर गई, मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ? अपना कंपनसेशन क्लेम कर रहा हूँ, इंश्योरेंस वाले देंगे, तो वो सिविल कोर्ट हो गया, है ना, राइट।
तो वो आप कह सकते हो सर सिविल कोड की बात उसमें करी जाएगी। तो हमारे कोर्स में क्या है, ये है सिविल लॉ। अब हमारे कोर्स में जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे सिविल लॉ में आप पढ़ते हैं मर्केंटाइल लॉ, क्या पढ़ते हैं सर? और मुझे देख के बताओ आपकी आईसीआई की लॉ की बुक की भी हेडिंग क्या है? अच्छा अभी आई नहीं हो गया ना, मर्केंटाइल लॉ। और हमारे नोट्स की भी हेडिंग क्या है सर? मर्केंटाइल लॉ। बात समझ में आई ना? ठीक है, मर्केंटाइल लॉ सिविल लॉ की ब्रांच है। ठीक है, ऐसी फैमिली लॉ है ना, टॉर्ट है ना। फैमिली लॉ मतलब फैमिली झगड़ों को सुलझाना है। टॉर्ट का मतलब होता है सामाजिक गलत करना। सामाजिक गलत करना जैसे भैया तुमने बताओ बचपन में बगल वाले की घंटी बजा के भागे हो नहीं भागे? तुमने घंटी तो नहीं बजाई, तुमने घंटी बजा के उसके अंदर है ना डंडी लोहा सब डाल दिया, राइट, और पता लगा उनकी वायरिंग फूक गई, है ना। घर में आग कैसे लग शॉर्ट सर्किट से, है ना। तो वो होता सामाजिक गलत। कुछ बच्चे होते हैं बहुत खतरनाक, बचपन में कंचे खेले हैं, ट्यूबलाइट फोड़ के दिखा, ले निशाने पे निशाने ट्यूबलाइट, है ना। और कुछ एक कदम और आगे, अबे रॉकेट दिवाली पे सीधा कौन चलाता है? रॉकेट ऐसे चला जाता है। तुमने भैया रॉकेट है चला, पड़ोसी घर में पर्दे जल गए, तो इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? वो होता है टॉर्ट। क्या होता है? तो टॉर्ट हमारे कोर्स में नहीं है, टॉर्ट लॉ हमारे कोर्स में नहीं है ना, राइट। तो अगर जैसे बच्चे एलएलबी करते हैं तो एलएलबी में ये भी सिखाया जाता है और ये भी सिखाया जाता है। तो टॉर्ट का ओवरऑल मतलब बताऊं तो टॉर्ट का ओवरऑल मतलब होता है समाज के लिए क्या करना? गलत करना। जैसे शीशे फोड़ देना, किसी के सरकारी संपत्ति को नुकसान। कुछ बच्चे होते हैं बड़े जोश में आते हैं, कुछ प्रोटेस्ट करना है तो बस में आग लगा दी, होता नहीं होता? फिर तुम सुनते हो न्यूज में अज्ञात 100 लोगों पर क्या की गई? केस किया गया अज्ञात लोगों पर, है ना, कि किसी ने तो बस में आग लगाई होगी। तुमने पड़ोसी के क्या कहते हैं, आग लगा दी पड़ोसी के यहाँ, क्यों? बम पटाखे वहीं चला। अपने घर के आगे कौन बम फोड़ता है? अपनी कार के आगे कौन बम फोड़ता है? कहां फोड़ेंगे? हाँ ठीक है, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है बताओ? टॉर्ट होता है। फैमिली लॉ समझ गए? वो पारिवारिक झगड़े जो होते हैं प्रॉपर्टी के, वो अलग होता है। हमारे कोर्स में ये है, पता है क्यों है? क्योंकि तुम सीए बनने के बाद कौन से मसले सुलझाओगे? बिजनेस के मसले सुलझाओगे। चाहे वो टैक्स के सुलझाओ, चाहे वो जीएसटी के सुलझाओ, चाहे वो आपसदारी के बेड डेट के सुलझाओ। तो मर्केंटाइल लॉ, मर्केंट वर्ड किससे जुड़ा सर? मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? व्यापारी। तो व्यापारी यानी कि मर्केंटाइल, व्यापारी के लिए जो लॉ बनाए गए हैं वो क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ। कुछ किताबें मर्केंटाइल लॉ की जगह हेडिंग डाल देती है बिजनेस लॉ। क्या डाल देती है? तो बिजनेस लॉ भी क्या मुन्ना मुन्नी सेम बात है। कुछ लोग इसे बोल देते हैं ट्रेड लॉ। क्या बोल देते हैं? यानी ये एक ही वर्ड है, रिश्ता वही, हाँ रिश्ता वही सोच नहीं, है ना। अरे स्टार प्लस भूल गए? तो भैया रिश्ता वही सोच नहीं। हाँ भैया, हाँ राज भैया, ऑनलाइन वाले बाल को, हाँ रिकॉर्डिंग ये ऑलरेडी रिकॉर्ड भी होगी आपके लाइव लेक्चर में, है ना, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, रिश्ता वही और सोच नहीं। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमारी किताब ने इसे क्या नाम दिया? मर्केंटाइल लॉ। यानी हमें अपने जीवन में जो लॉ पढ़ना है एज अ सीए, हमें पूरे जीवन काल में, सीए के जीवन काल में प्रैक्टिस भी मर्केंटाइल लॉ की करनी है, क्रिमिनल लॉ की नहीं करनी। हमें सीए फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में भी क्या पढ़ना है? मर्केंटाइल लॉ ही पढ़ना है। यानी कि ये आप तभी पढ़ेंगे जब आपके अंदर कोई जोश आ गया हो कि मैं भी क्या करूंगा सर? एलएलबी करूंगा। अगर आप एलएलबी करते हैं तो फिर क्या होगा सर? क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल आप क्रिमिनल लॉ पढ़ सकते हैं, आईपीसी। अब एक चीज हम हमेशा देखते हैं जो हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा, धारा 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब पहला सवाल तो आता है, जब मैं देखता हूं धारा तो मैंने रिफाइंड ऑयल देखा था, धारा शुद्ध धारा, तो ये धारा क्या है? तो पहली बात, लॉ को जब भी लिखा जाता है, बेसिक क्लास समझेंगे, लॉ को जब भी लिखा जाता है तो वो किस में लिखा जाता है? सेक्शंस में लिखा जाता है। जैसे कि आप कहते हो सर हमने आज तक 12th तक पढ़ा, तो हम उसमें चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। पराग सराय उन्होंने कहा पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो पार्टनरशिप का चैप्टर 1 बेसिक हो गया, चैप्टर 2 वैल्यूएशन हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, आपने उसको क्या नाम दिया? चैप्टर नाम दिया। लेकिन अगर मैं कोई चीज लीगली ड्राफ्ट करूंगा, कैसे ड्राफ्ट करूंगा? लीगली ड्राफ्ट करूंगा तो मैं उसे चैप्टर नाम नहीं दूंगा, मैं उसे क्या नाम दूंगा? सेक्शंस नाम दूंगा। अब कुछ लोग पूछ लेते हैं, बालकों में पूछना भी चाहिए, है ना, कि सर सेक्शन क्या होते हैं? तो कुछ लोग पूछ लेते हैं सेक्शंस क्या होते हैं। अब हालांकि आउट ऑफ द कोर्स चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सेक्शंस क्या होता है सर? क्यों मैं सेक्शन में ही बात करूंगा आगे जाके। धारा 302 यानी सेक्शन 302 की जो हम फिल्मों में देखते हैं, तो
तो सेक्शन 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा। सेक्शन 302 बोलता है आईपीसी का कि अगर आपके ऊपर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ, किसका सिद्ध हुआ, है ना, हालांकि हमें आईपीसी नहीं पढ़ना, अगर आपके ऊपर किसका आरोप सिद्ध हुआ, हत्या का, तो हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद जज के पास पावर होती है धारा 302 के तहत, या तो वो आपको फांसी की सजा सुना सकता है, और अगर जज को दया आ गई, है ना, कि यार किसी को मारने का भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको वो उम्र कैद की सजा सुना सकता है। जब आप देखते हैं कि भैया उम्र कैद मतलब पूरे साल जिंदगी जेल में ही गुजारनी है। उम्र कैद के भी कई तरीके होते हैं, एक तो लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट होता है कि आदमी मरेगा ही वहीं, और एक होता है दिन रात 20 साल के हो जाते हैं, और एक होता है कि रात को अलग मानते हैं दिन को अलग मानते हैं, तो उम्र कैद 10 साल की मानी जाती है ना। तो उम्र कैद के भी कई क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। तो मान लो धारा 302 के तहत आपने इतनी हत्याएं कर दी, इतनी हत्याएं कर दी, सीरियल किलर निकले आप, है ना, तो जज साहब ने कहा भाई ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है ना, इसे तो बाहर भेजना क्या है, बिल्कुल गलत बात है, कल कोई लुढ़का दे किसी को, साइको टाइप के तुम अपरिचित, है कि नहीं बात, डुअल पर्सनैलिटी, अभी तुम भोले बाद में किसी को लुढ़का दिया, देखे ना कई बच्चों ने, साउथ की मूवी बनी थी अपरिचित, तो तुम निकले भैया डुअल पर्सनैलिटी पता लगा लुढ़का दिया, तो तुम्हें जज साहब ने बोला धारा 302 के तहत तुम्हें आजीवन कारावास होगा, यानी तुम्हारी मृत्यु भी कहां होगी, जेल में ही होगी, खेल खत्म। तो धारा 302 यानी धारा मतलब सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, मुझे धारा के साथ यह जानना भी जरूरी है कि वो किस लॉ के तहत वो सेक्शन बनाया गया। अब अगला सवाल ये आता है, सर ऐसे हम अपना जब क्या पढ़ेंगे, मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे, तो पहली क्लास से आपको क्या पता लगेगा, सेक्शन से बात लिखी है, किसमें बात लिखी है, नो यूनिट नो पैराग्राफ, है ना, नो चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ अगर लॉ में बात करनी है तो सेक्शन में बात करनी है, वरना लॉ की बात करना बेकार है ना। एक जज और एक वकील ये नहीं बोलता कि हत्या की साजिश करी या हत्या का जुर्म किया तो तुम्हें फांसी होगी, पहले क्या बोलता है, धारा 302 के तहत। यानी सोचो सेक्शन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इंसान कोर्ट में शुरुआत ही किससे होती है, यानी कि जज बोलेंगे सेक्शन के तहत बोल रहा हूं मैं, वकील बोलेगा इस सेक्शन के तहत सर इसको उम्र इतनी क्या, इसकी आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, 20 साल वाले दे दो, कम से कम 20 साल बाद तो बाहर आ जाएगा जेल से, है कि नहीं बात। तो आपको वो सब सेक्शन क्या करने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। अगर आप वकील हैं या अगर आप सीए करके लॉयर, आप लॉयर भी करेंगे, आगे जाके एलएलबी भी करेंगे, या फिर आप एज अ सीए प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपका ये धर्म कर्म बनता है, किसी भी क्लाइंट से बात आप करो तो नॉर्मल वे में करो, लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति या कमेटी में बात कर रहे हो या दूसरे सीए से बात कर रहे हो, तो बात की शुरुआत किससे होनी चाहिए, सेक्शन से होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये नॉलेज दिखाता है कि आपने पढ़ाई की है, और ये दिखाता है कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है कि आप उस चीज को क्या करते हो, सामने वाले को जानते हो। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि सीधा पढ़ लिया, मैं हमेशा क्या करूंगा, सेक्शंस में ही बात करेंगे, तो सामने वाले पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं बात। कुछ कुछ तो इतना कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बालक। सर एक दोस्त था मेरा, वो ऐसी बात करता लॉ की, मैंने बोले सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हिल गया, भाई 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 मैं जा रहा हूं घर, मेरी बस की नहीं तेरे साथ पढ़ना, है कि नहीं बात, ठीक है। तो कई तो गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, सामने वाला डर जाता है, तो ये भी कॉन्फिडेंस लेवल है। मैंने कहा सेक्शन 22 क्यों है सर, मैंने तो सर आपने कहा जो करना है सेक्शन के तहत करना है, शेर की तरह करना है, दहाड़ के करना है, मैंने दहाड़ दिया, वो डर गया, है कि नहीं बात। मैंने कहा अगर वो पढ़ा लिखा होता तो इंसल्ट भी तो हो जाती है, भाई गलत पढ़ा रहे तेरे सर भी और तू भी गलत पढ़ रहा। तो कॉन्फिडेंस से बोलो, लेकिन ये बोलो कि हाँ सामने वाला काउंटर करे तो मुझे आना चाहिए। अब आती है बात, जब सब कुछ सेक्शन में है तो सेक्शन क्या है, तो सेक्शन पता क्या होता है, सेक्शन इज द पैराग्राफ, क्या होता है, पैराग्राफ नंबर ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ का पैराग्राफ नंबर क्या होता है, सेक्शन होता है ना। अगर सेक्शन को इंग्लिश मीनिंग में देखें तो सेक्शन मतलब क्या होता है, कोई अलग से जगह, है ना, राइट। जैसे स्कूल में क्या था तुम्हारा, सेक्शन ए बी सी डी, कॉमर्स वालों को तो हमेशा डी होता था, है कि नहीं बात। तो मैं डी सेक्शन में हूं, तो सेक्शन मतलब एक अलग ग्रुप या एक अलग जगह। ऐसी लॉ में किसी भी पैराग्राफ को जब डिजाइन किया था, उस पैराग्राफ को क्या नाम दिया जाता है, सेक्शन। तो आज के बाद कोई तुमसे बोले कि भैया सेक्शन क्या होता है, तो आप क्या नाम दोगे, सेक्शंस आर द पैराग्राफ नंबर ऑफ एनी लॉ। तो ये आपकी बहुत बड़ी ज्ञान की बात हो गई, है ना, कि सेक्शन क्या होते हैं, पैराग्राफ नंबर होते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शंस, वो सब लॉ में लिखे हुए क्या है सर, पैराग्राफ है। लॉ में लिखे हुए क्या है ना, पैराग्राफ है। अब सर अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ बनता कैसे है ना, लॉ बनता कैसे है, तो भैया पहले पता क्या होता है, बेसिक सी बात है ना, सीखते हैं। कोई भी लॉ अगर बनाना है, ड्राफ्ट करना है, जैसे भैया कुछ सालों पहले आया
कृषि कानून, एग्रीकल्चर लॉ। तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर सरकार ने वो क्या किया, रद्द कर दिया, नहीं वापस ले लिया। अच्छा, पहले प्रोटेस्ट हुआ क्यों ये बताओ? प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि वो लॉ हमारे देश में एप्लीकेबल कर दिया गया। एप्लीकेबल कर दिया गया, एप्लीकेबल कर दिया गया तो क्या लगेगा, हमारे ऊपर लगेगा। तो कुछ किसानों ने पढ़ा, अब किसानों को लगा जो हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर ये लागू हो जाएगा, है ना, तो हमारा इसमें क्या है, नुकसान है, तो हमें ये लॉ हमें नहीं चाहिए, हमें पसंद नहीं आया, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या करो, इसको क्या करो सर, इसको वापस कर लो। तो पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है उनके ऊपर लागू कर क्यों दिया? तुम लागू होने से पहले क्या करते, लड़ लेते, तो नौबत ही नहीं आती। तो ऐसा होता क्यों है कि लागू करने से पहले हम लड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि जब एक लॉ बनाया जाता है तो लॉ बनाने से पहले उसको नाम दिया जाता है बिल। क्या नाम दिया जाता है? सुना भी होगा, बिल। बिल पास होगा, यानी कि बिल इज जस्ट अ ड्राफ्टिंग, बिल इज जस्ट अ ड्राफ्टिंग एंड रूल्स फॉर अ पर्टिकुलर मैटर। जैसे किसानों के लिए, है ना, तुम पढ़ते हो क्या, कंपनीज एक्ट में तुमने क्या किया होगा, एंट्रीज की होंगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, है कि नहीं बात? ये बताओ, कॉल सिनेरियो हो गया, क्या करूं, फोरफीट कर दूं, और फोरफीट करके क्या करूं, ये बात किसने बोल दी? अब तुम बोले अकाउंट्स वाले भैया ने सिखाया, है कि नहीं बात? तो अकाउंट्स क्या जानता है? अकाउंट्स एक चीज जानता है क्या, डेबिट वॉट्स, बस, क्रेडिट वॉस, तो भैया ही जानता है बस अकाउंट्स तो। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट के चक्कर में कैसे पता लगा री इश्यू करना है? ये बात पता किसने बोली है? कंपनी लॉ ने बोली। किसने बोली है? तो तुमने सुना होगा ना कंपनीज एक्ट 2013, सुना होगा नहीं सुना होगा? तो कंपनी लॉ ने बोली है। कंपनी लॉ ने बोला कॉल सिनेरियो का जब्त कर लो, और जब्त करके उन शेयर को क्या करो, री इश्यू कर दो। तो बात किसने बोली? कंपनी लॉ ने बोली। तो जब लॉ बनाया गया होगा कि हाँ भाई ऐसा करेंगे, अच्छा पीएसआर नहीं दे रखा तुम्हें, फिर इक्वल बांटते हैं, बात किसने बोली? अकाउंट्स वाले भैया ने नहीं बोली, अकाउंट्स वाले भैया ने, लेकिन अकाउंट्स वाले भैया ने अपने मन से नहीं बोली, चल बराबर बांट लेंगे, दोस्त हैं अपने। वो बात कहां लिखी है? वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, यानी पार्टनरशिप की सेक्शन 13। जब मैं तुम्हें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा उसको कौन सेक्शन? सेक्शन 13 में लिखी है कि अगर आपसदारी में कोई भी बात रिटन में ना हो तो क्या मान लेना? बराबर मान लेना, भाई सब बराबर है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट में बात लिखी है, यानी कि ये एक्ट में पहले लिखा गया होगा ना। अब ये एक्ट में लिखा गया होगा तो मुझे क्यों मानना पड़ता है और सुनना क्यों मानना पड़ता है? हमने उस रूल्स को क्या किया, बनाया। हमने वो रूल्स, हमारी गवर्नमेंट ने वो रूल्स बनाए कुछ महान लोगों से जो लॉ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं कि इन सब चीजों से हमारे देश में, है ना, प्रगति होगी, या फिर क्या कहते हैं कोई भी गलत काम नहीं होगा, और ये इन चीजों को फायदा करेगा। जैसे किसानों को वो चीज क्या करेगी, फायदा करेगी। कंपनी लॉ से कंपनी को वो क्या होगा, फायदा होगा। जीएसटी होगा तो क्या होगा, देश को फायदा होगा, जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं बात? वो बिल हुआ। फिर भैया बिल को वो पेश किया जाता है एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग गोले बना बना के फेंकते हैं, कभी कभार आग भी मान लेते हैं। कहां पे सर? हाँ, पार्लियामेंट में, है ना, राइट। बिल को कहां रखा जाता है? पार्लियामेंट में रखा जाता है, है ना। एंटरटेनमेंट देखना हो तो तुम देख भी सकते हो, गोले बना बना के फिर ऐसे पीटते हैं, शेम शेम शेम, ताली भी ऐसी बजाते हैं, है कि नहीं बात? देखा होगा तुमने कभी पार्लियामेंट का सेशन देखा है? यूट्यूब वगैरह पे कुछ वायरल हो जाता है कि आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ठीक है ना। तो गोले बना बना के स्पीकर के ऊपर फेंक रहे हैं, स्पीकर के ऊपर कागज फेंक रहे हैं, तो वो अलग लेवल का एंटरटेनमेंट है वो, ठीक है, राइट। स्पीकर बेचारा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, मोदी जी माई और मानो आज नहीं बैठेंगे, आज दिखा देंगे हम, है ना, राइट। तो भैया पार्लियामेंट में होता है। अब पार्लियामेंट में इन हंगामों के बीच में, मतलब पार्लियामेंट में हंगामे पता है क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे क्या रखा जाता है, एक तो बिल रखे जाते हैं कि हमारे देश में नए कानून कौन से होने चाहिए, ठीक है ना, राइट। लोगों की समस्या रखी जाती है कि भाई ऐसी ऐसी समस्या चल रही है हमारे देश में, ठीक है। तो अपोजिशन वाले पार्टी वाले कहते हैं आपने ये काम किया उससे ये नुकसान हो रहे हैं भाई, ये मैंने जाना। तो पार्लियामेंट में इन हंगामों के बीच में एक बिल पेश किया था, जैसे एग्रीकल्चर बिल, वहां हंगामा होगा, ये होगा। फिर एक बात ध्यान रखना, एग्रीकल्चर बिल जब पास होता है या कोई भी अगर लॉ पास होता है, ऐसा मतलब ये नहीं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल बीजेपी रूलिंग पार्टी में तो बीजेपी ने पास करा दिया होगा, नहीं, बिना अपोजिशन के क्या नहीं हो सकता। तो ये मिथ है कि भैया बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। भैया जितना बीजेपी कर रही है उतना ही स्टेट का हाथ है, उतना ही कांग्रेस का हाथ है, और उतना ही हमारे यूपी जैसे स्टेट में, है ना, बीएसपी समाजवादी पार्टी अगर वो रूलिंग में तो उनका भी उतना ही हाथ है। क्योंकि संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है जब भी आप पार्लियामेंट में बिल पेश करोगे
तो आपको पहले स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या वो किसान कृषि कानून कहां लगेगा? स्टेट पे तो लगेगा, पंजाब हरियाणा स्टेट ही तो है। तो उन्होंने बोला स्टेट पे लगेगा तो स्टेट को पावर दो, 66% स्टेट वोट करेगी तभी वो पास होगा। दूसरा, कितने परसेंटेज रह गए? 33%। कौन वोट करेगा? है ना, सेंट्रल की वोटिंग होगी तब पास होगा। इसी को आप बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट, लोकसभा पार्लियामेंट। समझ में आई ना बात? राइट। अब बताओ, अब मुझे बताओ, क्या कोई अकेले बिल पास कर सकता है? अब मान ले, चलो हम उसकी बात करते हैं, है ना, कृषि कानून की बात करते हैं, जो नहीं अब नहीं है ना। अब मान लो एग्रीकल्चर बिल कहां पे रखा गया? पार्लियामेंट में रखा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो पहले कहां रखा? लोकसभा में रखा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 33%, सबके सब लोग मान गए। हालांकि कुछ अपोजिशन वाले मानेंगे नहीं, तो वोट 100% हो नहीं सकती। अब 33% वोट हो गई तो क्या बिल पास हो गया? नहीं। बिल पास करने के लिए पता कितनी परसेंट वोट चाहिए होती है? नहीं, 75%। कितनी वोट चाहिए होती है? अगर किसी भी बिल को पार्लियामेंट से पास कराना है तो मुझे 75% उसके फेवर में चाहिए। कितने परसेंट? 75%। मैंने मान लिया भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% वोट दे दी, आपने अपोजिशन वाले, निर्दलीय पार्टी, इन सबको क्या कर लिया, है ना, राइट, जिसे होता है खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरीके से। तो आपने 33% वोट ले ली, क्या कानून लग गया देश पर? अब कहां जाना पड़ेगा? अब बताओ, अगर 33% सेंट्रल से है तो कितनी स्टेट कितना परसेंट देगी 75% करने के लिए? 52 तो आपको स्टेट से लेनी ही लेनी पड़ेगी, है ना। 42 तो आपसे किससे लेनी पड़ेगी? सेंट्रल से और स्टेट से। स्टेट गवर्नमेंट से वोटिंग, राज्यसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी, तभी तो उनके राज्य में लगाएंगे, है कि नहीं बात? राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है वो बिल पास कराती है। रूलिंग पार्टी के पास वोटिंग ज्यादा हो जाती है। अब जैसे मान लो यूपी में बीजेपी है तो योगी जी क्या करवा देंगे? बिल में अपनी वोटिंग दे देंगे। समझ रहे हो ना? तो स्टेट का भी इतना बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए स्टेट के चुनाव भी बड़े गंभीरता से लड़े जाते हैं। जितने पीएम के चुनाव होते हैं 2024 में जैसे होंगे, है ना, पार्लियामेंट, उतनी गंभीरता से स्टेट के लड़े जाते हैं। स्टेट को भी तो जोड़ना है, तभी तो हम कर पाएंगे। इसलिए वो मोदी जी बार बार बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। वो क्या चाहते हैं? जो सेंट्रल में हो बीजेपी, तो स्टेट में भी क्या हो जाए, यानी कि आप सेंट्रल में जो पास करोगे स्टेट ऑटोमेटिकली क्या हो गई? स्टेट ऑटोमेटिकली वोट दे देगी। तो फिर तो आप कुछ भी बोलो सब वही होगा, है कि नहीं बात? राइट। और क्योंकि वोटिंग के थ्रू हो रहा है, आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि इलीगल काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भाई जनता ने आपकी सरकार को बीजेपी यूपी में दिया, ऐसे इस तरीके से ना। अब चलो उल्टा करते हैं। एक बिल पहुंचा स्टेट में, मान लो हर स्टेट में बीजेपी ने क्या कर लिया? 66% वोटिंग करा दी। हालांकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब सेंट्रल से कितनी चाहिए? तब भी क्या स्टेट अकेले बिल पास कर सकता है? तब भी 66 करा के भी सेंट्रल से कितनी चाहिएगी? 9% तो भी सेंट्रल से चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी बिल बिना स्टेट और बिना सेंट्रल की परमिशन से हमारे देश पर लागू हो ही नहीं सकता। क्या चीज? हाँ, वही, फिर वो यहाँ ये 67 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ना। कोई भी क्या नहीं हो सकता सर, लागू हो ही नहीं सकता। नहीं, 75% वोट चाहिए। अब मान लो आपने राजी करवा ली सबसे, स्टेट से भी वोट ले ली और बोलो सेंट्रल से भी वोट ले ली। फिर एक फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी। फिर वो बिल जो होता है ना, वो कहां भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट उस पर साइन करती है। क्या करती है? और उस पर डेट लिखी होती है। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करती है तो जिस डेट पर साइन किया और जो डेट बिल पर लिखी है, तो बिल पर लिखी वाली डेट से वो कानून हमारे देश पे क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। और अप्लाई को लीगल वर्ड में क्या बोला जाता है? आज का 5वां लीगल वर्ड, इंप्लीमेंट नहीं, लेवी। यानी कि इंप्लीमेंट इज अ इंग्लिश वर्ड, अप्लाई इज ऑल्सो इंग्लिश वर्ड, लागू करना हिंदी वर्ड, लीगल वर्ड इज लेवी। तो जब आप लॉ पढ़ेंगे तो कहीं भी आप अप्लाई वर्ड और इंप्लीमेंट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? लेवी वर्ड देखेंगे। लेवी मतलब उसे क्या कर दिया? आपके ऊपर डाल दिया, लागू कर दिया। अब आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा?
ये एक कॉमन प्रक्रिया होती है किसी भी लॉ को क्या कराने की, देश पर पास कराने की। अब सुनना ध्यान से अगली बात, फिर आप क्या मान गए, वो देश पे लेवी हो गया। अब ये बताओ क्या उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हो? कर सकते हो उसको रद्द कराने के लिए, लेकिन अगर आप बोलो मैं ये मानूंगा ही नहीं, तो फिर आप, अब मान लो ट्रैफिक लॉ है, मैं नहीं रुकूंगा रेड लाइट पे, मैं क्यों रुकूं, मुझे नहीं पता है ना, तो क्या चालान कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि तुम लॉ का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो कि भैया है ना इतनी रेड लाइट नहीं होंगी एक शहर में कि मुझे तो बार बार रुकना ही पड़ता है, ये प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते मैं इसे, तो कभी भी किसान ने ये नहीं बोला कि मैं इस लॉ को नहीं मानूंगा। किसान ने बोला कि ये जो लॉ है ये गलत है, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है ना, मानना तो पड़ेगा। जैसे ही लॉ लेवी हो गया बस समझ लो तुम्हारे साथ पोसंपा खेल, बच्चों ने खेलते पोसंपा, भाई पोसंपा, लाल किले में क्या हुआ लाल किले में 100 रुपए घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बस 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 हमारे जज साहब ये कहते हैं, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का लॉ मानना पड़ेगा। तुम बस ये प्रोटेस्ट कर सकते हो कि भाई ये गलत है, पर तुम ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते मैं ये मानूंगा नहीं। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं रेड लाइट पे रुकूंगा ही नहीं। तुम ये बोल सकते हो इतनी रेड लाइट नहीं होनी चाहिए एक शहर में कि भैया हर 20 मीटर की या हर आधी किलोमीटर के बाद तुम यार रेड लाइट लग देते हो, है ना, राइट, बार बार 1 घंटे में पहुंचता हूं, 15 मिनट का सफर होता है। तुम ये प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर तुम ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि रेड लाइट पे मुझे रुकना नहीं है कि नहीं बात? तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, वो तो आपको लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, चालान कटेगा। वो कहां लिखा है, लॉ में लिखा है। तो लॉ एक बार लागू हो गया, लेवी हो गया, तो पोसंपा खेल लिया आपके साथ, फिर है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मानना पड़ेगा। अब जो लॉ बन गया है ना, तो भैया जज साहब ने बोला ऐसे कहने में अच्छा नहीं लगेगा, कृषि बिल, फिर लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, कंपनीज बिल मजा नहीं आया, है ना, पार्टनरशिप बिल मजा नहीं आया, है कि नहीं बात? तो लोगों ने बोला अच्छा चलो एक काम करते हैं, कंपनी लॉ थोड़ा सा मजा आया, है कि नहीं बात, कृषि लॉ थोड़ा सा मजा आया, पार्टनरशिप लॉ थोड़ा सा मजा आया। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा काम करते हैं कि भैया लोगों को लगे कुछ तगड़ी सी चीज है ना, भयंकर सी चीज होगी कुछ। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने किसी भी लॉ के आगे लॉ वर्ड लगाने की जगह क्या वर्ड लगा दिया, एक्ट वर्ड लगा दिया। और एक्ट का मतलब पता क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट और रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट विच इज एप्लीकेबल ऑन द कंट्री, विच इज एप्लीकेबल ऑन, है ना, पीपल ऑफ इंडिया। अब जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो गूगल में भी यही वर्ड मिलेगा आपको जो मैंने तुम्हें बताया, है ना। अगर हम गूगल पे डालें मीनिंग ऑफ एक्ट, है ना, एक्ट का तो इंग्लिश मीनिंग आ जाएगा, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ एक्ट इन लॉ। तो गूगल क्या बोल रहा है, पढ़ना क्या लिखा है, हाँ, समथिंग हैज बीन सेड डन और एग्रीड, है ना, राइट। अगर लॉ की बात करें तो अब देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन एक्ट, है ना, एन एक्ट इज अ सबसेट ऑफ लॉ, लॉ इंश्योर दैट पीपल विल स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। बात समझ में आई? तो एक्ट का मतलब क्या हुआ सर, एक्ट का मतलब हुआ कि एक ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट से पास होकर हमारे देश पर लागू हो चुका है। यानी कि एक्ट क्या है सर, एक्ट आर, पढ़ना चाहते पहले 3 शब्द, एक्ट आर लॉज, है ना, अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट। यानी एक्ट जो होता है वो लॉ होता है जो पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया, यानी कि पास किया। जिससे क्या होगा, जिससे पब्लिक का क्या होगा, सहायता होगी पर्टिकुलर सिचुएशंस में। कि अगर मैंने तुमसे फीस लेकर तुम्हें नहीं पढ़ाया तो क्रिमिनल लॉ में नहीं जाना, क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, तो तुम्हें एक्ट से पढ़ के, यानी लॉ पढ़ के पता लगेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें आपने एडवांस दे दिया और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपकी फीस नहीं लौटा रहा, तो पर्टिकुलर सिचुएशन में आप मेरे साथ कैसा लीगल बिहेवियर करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्ट। तो हमें क्या पता लगा, एक्ट आर द लॉज एडॉप्टेड बाय द, और लॉ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, देश पे लागू होते हैं।
तो जज साहब ने बोला लॉ नहीं लगाएंगे, क्या वर्ड लगाएंगे, एक्ट लगाएंगे, ताकि आम आदमी इन चीजों को टिपिकल समझे, और टिपिकल समझेगा तभी तो हमारे पास आएगा। क्योंकि भैया सीए बनने के बाद एक ही चीज है, क्या, सलाह, सलाह के ही पैसे, वरना हम सब एक जैसे हैं। सलाह ही तो करोगे भाई, तुम क्या 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 दोगे आप सीए बनने के बाद? कुछ सामान थोड़ी बेचोगे, क्या बेचोगे, सलाह और सर्विस। तो तुम ये बताओगे टैक्स कैसे बचाया जाता है, तुम ये बताओगे कंपनी लॉ में कैसे होता है, राइट। तो फिर तुम सामने वाले को बोलोगे भैया एक्ट में लिखी है बात, तो सामने वाले को जब चीजें टिपिकल लगेंगी तभी वो आपके पास आएगा। अगर कोई चीज आसान है तो फिर हम घर पे ना कर लेंगे वो। कोई चीज मुश्किल है तभी तो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ रहा है। तुम केस नहीं लड़ सकते इसलिए महान वकीलों के पास जाते हो, है ना। तुम्हारा क्लाइंट अकाउंट्स नहीं जानता, टैक्स नहीं जानता, कंपनी लॉ नहीं जानता, इसलिए वो कहां जाता है, सीए के पास जाता है ना, राइट। और सीए की साइन की कितनी पावर होती है, एक सिग्नेचर से हमारी गवर्नमेंट तक ये मान लेती है चीजें क्या है, सही है। तो कुछ गलत सीए भी होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, सत्यम का केस आया, बड़े बड़े फ्रॉड कर लिए उन्होंने, है ना, राइट। तो कुछ चीजें गलत चीजों पे साइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भरोसा करती है कि सीए ने अगर साइन कर रखे हैं तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट 100% क्या है, सही है, करेक्ट है, करेक्ट नहीं ट्रू है, सच्चे हैं। यहां तक कि वर्ड भी लिखा है, इफ अ बुक्स ऑफ अकाउंट साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैलेंस शीट साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज ट्रू एंड फेयर। ये वर्ड लिखा है लॉ में, फाइनल में पढ़ोगे आप, क्या वर्ड लिखा है, ट्रू एंड फेयर, सच्चे हैं और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, और बिल्कुल, है ना, पानी की तरह बिल्कुल साफ और सच्चे हैं, राइट। अब इतनी बड़ी आपके ऊपर क्या दे दी, जिम्मेदारी दे दी, तो भैया आपके पास लोग आएंगे कब, जब लोगों को चीजें सब मुश्किल रहेंगी। तो सीए सिर्फ इसलिए मत करना कि आसान होगी, मजा आ जाएगा, है ना, ये सोचे करना मुश्किल है इसलिए करना है, मुश्किल है इसलिए करना है, क्योंकि मुश्किल चीज अगर मैं कर पाऊंगा तो 10,000 लोग मेरे पास उसकी सलाह लेने आएंगे, है ना, राइट। तो एमबीए आसान है इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हर कोई कर लेता है। तुम्हारी गली में कितने सीए हैं, एक भी नहीं ना, लेकिन अपनी गली में एमबीए इंजीनियर मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि वो क्या है सर, क्योंकि वो आसान है। तो खुद अपने गली में, थैंक यू मैम, अपनी गली में सीए का, इंजीनियरिंग का और एमबीए का रेशियो निकाल लो। तुमने बोला एक भी सीए नहीं है, पर तुम्हारी गली में 10 एमबीए और 10 इंजीनियर मिल जाएंगे। मैं आईआईटीज की बात नहीं कर रहा, वो भी उनकी लीग में एक हायर लीग होगी, नॉर्मल बात कर रहा हूं। एक नॉर्मल एमबीए, नॉर्मल इंजीनियर तुम्हारी गली के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन सीए में कोई नॉर्मल और हायर होता है नहीं, सीए इज सीए। उसमें नहीं होता कि भाई तूने कौन से कॉलेज से कर लिया, है ना, तूने तो गली वाले कॉलेज से कर लिया, तूने आईटी से कर लिया। सीए का मतलब क्या है, सीए कभी नॉर्मल होता ही नहीं, एमबीए नॉर्मल होते हैं, मैंने भी कर रखी है एमबीए, एमबीए नॉर्मल होते हैं, इंजीनियर भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन सीए कभी भी नॉर्मल नहीं होता। एमबीए को बताना पड़ता है, आई एम फ्रॉम आईआईएम, आई एम फ्रॉम आईएमटी, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम फ्रॉम सिम्बायोसिस कॉलेज। इंजीनियर्स को बताना पड़ता है, आई एम फ्रॉम आईआईटी, आई एम फ्रॉम दिस दिस दिस। सीएस को नहीं बताना पड़ता, आई एम फ्रॉम दिस, आई एम फ्रॉम, वो कहता है आई एम, बस मेरे बारे में पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछ ले, है कि नहीं बात। अगर मैं कुछ, है ना, जो बात कह रहा हूं वो गलत हो तो गवर्नमेंट से पूछ ले। और मजेदार बात यह कि गवर्नमेंट ने खुद क्या लगा रखे हैं, सीए हायर कर रखे हैं। पीयूष गोयल, है ना, नाम सुना होगा, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेलवे मंत्री है वो। तो सीतारमन जी से पहले वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्यों, क्योंकि वो सीए है, क्योंकि वो क्या है, सीए। तो गवर्नमेंट कह रही कि उनसे ज्यादा नॉलेज है नहीं। एक और बात, सीए वो सागर है, सीए वो गागर नहीं है, सागर है, गागर सागर, गागर मतलब मटका। सीए वो सागर है जिसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपने सागर नाप लिया, धरती 7 समुद्र नाप लिए, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मंगल ग्रह पे जाके पानी में जाऊंगा मैं। तुमने क्या कर लिया, पूरी धरती। तो सीए इसलिए लोगों को टफ लगते क्योंकि वो इतनी चीजें पढ़ा देते हैं कि आपको उसके बाद पढ़ने की जरूरत, मतलब आप ये बोलो ना इसके बाद क्या पढ़ूं, तो पार्लियामेंट से आवाज आ जाएगी इसके बाद कुछ मत पढ़, मतलब अपनी फील्ड का कुछ मत पढ़, कि जैसे अकाउंट्स में क्या पढ़ लूं, जैसे टैक्स में क्या पढ़ लूं, है ना। तो पार्लियामेंट वाले कहेंगे जितना तुमने सीए में पढ़ लिया ना टैक्स के बारे में, उससे बाहर भैया हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसके बाहर सब कुछ तो पढ़ा दिया तुम्हें। टैक्स के 2 लॉ है मेनली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, हम जानती हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम, ये सब पढ़ लिया। तो अब क्या बनाते हैं, नया लॉ बनाते, मान लिए, है कि नहीं बात। तो तुमने क्या कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया। इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुश्किल है। कुछ पता क्या सोचते हैं सर, मैं दोस्तों से पूछेंगे भाई
भैया तुम इंटर में आ गए, इंटर के जैसे बच्चे भी वहां आएंगे, फाउंडेशन, वो कहेंगे अरे फाउंडेशन बहुत आसान है ना, अरे कुछ इंटर में आओगे ना खोपड़ी खुल जाएगी तुम्हारी, लेटे मिलोगे यहाँ। अब जितना फाउंडेशन का कोर्स है ना पूरा, उसमें तो एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, इंटर में एडवांस अकाउंट या अकाउंट है ना, टैक्स में तो तू पागल हो जाएगा। लोग बोलेंगे, अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें गम नहीं करना, क्या करना है, खुशी मनानी है। क्यों भाई, वो टफ है इसलिए लोग मुझे पैसा देंगे, वो टफ है। तुम्हें रेपुटेशन, कुछ बच्चों ने परसों बोला सर रेस्पेक्ट सेकंड, उन्होंने बोला मेरे लिए पहले रेस्पेक्ट है, मेरे लिए पहले पैसा है। किसी बच्चे ने बोला मेरे लिए पहले पैसा है फिर मेरे लिए रेस्पेक्ट है। ये दोनों चीजें तुम्हें एक साथ क्यों मिल रही हैं? क्योंकि तुम वो हो जो दुनिया तुम्हारी गली में भी नहीं है, गली छोड़ो मोहल्ले में भी नहीं होगा। अगर तुम ब्लॉक में रहते होंगे या बिल्डिंग्स में रहते होंगे ना, तो अपनी सोसाइटी में पूरी बिल्डिंग में तुम्हारे अगर क्या कहते हैं 100 मकान है, टावर खड़े 100 मकान से, नोएडा में ऊंची बिल्डिंग है, तो अपनी बिल्डिंग में ढूंढ लेना कितने सी हैं, और जो एक भी होंगे ना, एक भी होंगे ठीक है, उनका एटीट्यूड देख लेना बाकी बिल्डिंग वालों से, और बाकी बिल्डिंग वालों का एटीट्यूड देख लेना उनके प्रति। कोई भी मीटिंग होगी ना आरडब्ल्यू की, वो क्या बोलेंगे, सीए साहब को बुला लो यार, वही बताएंगे कैसे होगा, है कि नहीं? बात समझ में आई ना? ये रेस्पेक्ट हो गई, और रेस्पेक्ट हो गई तो सामने वाला पैसा क्या करता है, देता है। जैसे बड़ा वकील होता है ना, वो कहता है मैं आपका केस लड़ने के करोड़ रुपए लूंगा। जैसे क्रिमिनल लॉयर सबसे बड़े थे हमारे देश में, राम जेठमलानी, एक हियरिंग के 50 लाख लेते थे। और 50 लाख का मतलब पता क्या होता है? हियरिंग मतलब मेरा नंबर आया नहीं आया ये मैटर नहीं करता, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कितने रुपए लूंगा, 50 लाख। और पहले तुम कोर्ट में जाओगे, फिर कोर्ट में तुम्हारी फाइल लगती है, तुम्हारी फाइल नीचे पड़ी है, कोर्ट का टाइम हो गया तो कोर्ट तुम्हें बुलाएगा ही नहीं, कोर्ट बोलेगा नहीं मलानी साहब आ जाओ, बोलेगा ही नहीं। कोर्ट का है, कोर्ट का टाइम खत्म, मलानी साहब परसों आना। आज मैं गया ना कोर्ट तो 50 लाख है, परसों जाऊंगा ना 50 लाख और लूंगा, मेरा नंबर आए ना आए, है कि नहीं बात? तो बड़े वकील इतने पैसे लेते हैं चाहे उनका नंबर आए ना आए, मेरे 50 लाख पक्के। लोग दे क्यों रहे हैं उन्हें? क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर है ना। उन लोगों को पता होता है 2-4 करोड़ खर्च करेंगे तो क्या होगा। अगर सलमान खान ने केस लड़ा, रोड रैश का गाड़ी चढ़ा दी, तो वो बाहर क्यों है? राम जेठमलानी जैसे हाई क्लास क्या है, लॉयर्स है कि नहीं बात? और लॉयर वही होता है जो सच को भी झूठ और झूठ को भी वही बड़ा लॉयर होता है। वो तो ये कहते हैं भाई प्रोफेशन है मेरा क्लाइंट मुझे क्यों पैसे दे रहा है? सच्चाई से लड़ने के लिए नहीं, क्लाइंट को जिताने के लिए। और लॉ में एक बात कही जाती है, जो प्रूफ कर दिया वो सच है, जो हो गया वो सच झूठ का फैसला है नहीं। बात समझ में है ना? एक बंदे ने मर्डर नहीं किया लेकिन उसके ऊपर मर्डर हो गया, प्रूफ हो गया, तो क्या है, वही सच है। यानी जो जीत जाता है वो क्या हो जाता है, वही सत्य हो जाता है, चाहे वो बेईमानी से जीता हो। बात समझ रहे ना? अगर सलमान खान रोड रेस के केस में बाहर है तो वो सत्य है कि गाड़ी उन्होंने नहीं चलाई, इस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब आप पर्सनल लेवल पे कुछ भी करते रहे, इस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर कोर्ट ने बोल दिया तो सोचो लॉ की क्या पावर है। अगर यानी कि जो जीत गया वही क्या है, वही सच है। बात समझ में? और इतने लोग तुम्हें पैसे क्यों देंगे? क्यों देंगे? रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आपने वो चीज करी है जो करोड़ों लोग नहीं करते। कितने लोग फॉर्म ही भर देते हैं बता दो? आपके क्या सारे 12th के दोस्तों ने सीए का फॉर्म भरा? 99% फॉर्म भरने से ही डरते हैं। क्या सोचते हैं, भाई यार बीकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, क्यों जिंदगी खराब कर रहा है कि नहीं? बात समझ में आई ना? भाई टफ है इसलिए मेरी रिस्पेक्ट है, इसलिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। टफ नहीं होता तो हर कोई कर लेता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि तुम्हारी गली में 10 इंजीनियर 10 एमबीए मिलेंगे लेकिन सीए एक भी नहीं मिलेगा। बात समझ में? अब अगर इंटर वाला भैया दीदी तुम्हें डरा रहे हैं, इंटर में तो तू तेरे हाथ पांव फूल जाएंगे, फाइनल में तो तेरे को होमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ेगा, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही हो तेरे हॉस्पिटल में तुझे, है कि नहीं बात? प्लेटलेट डाउन होगी तेरी, तेरे घर वाले तुझे चीकू खिला रहे होंगे, है कि नहीं बात? कीवी और पपीता, है ना? राइट, दोस्त आ रहे होंगे, भैया प्लेटलेट डाउन होगी, दे दियो भैया दे दियो। ऐसी हालत हो जाएगी फाइनल में। तो घबराना है या खुशी मनानी है? गर्व से सर ऊंचा करना है। इसलिए तो आया हूं। किस लिए आया हूं? बॉर्डर पे कौन लड़ रहा है? सिपाही लड़ रहा है। तेरी गर्दन काट देंगे भाई, वो 10 लोग है, तू अकेला है, तो वो सिपाही क्या बोलता है, अबे देश ने मुझे इसलिए सिखाया कि मैं इसलिए ही आया हूं। वो 10 है, मैं अकेला हूं ना, दो 4 की तो उनकी भी मुंडी काट के जाऊंगा मैं। मुझे मार देंगे ना, पर 4 तो
उनमें से मरे। केसरी मूवी देखी अक्षय कुमार की, 10,000 वर्सेस 21, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम कितने मर जाएंगे, 21 मर जाएंगे ना, पर 10,000 में से 1,000 तो उनके भी लुढ़का के जाएंगे। तो ये सिखाया जाता है आर्मी में कि डर लगेगा लेकिन डर को किनारे करके भिड़ जाना है। तो तुम क्यों डर रहे हो, डर तो लगेगा, अभी नहीं लगेगा, जैसे अक्टूबर आएगा ना, कई तो ये बोतलों में क्या ला रहे होंगे, वो ला रहे होंगे हाँ ग्लूकोज, कुछ तो इलेक्ट्रॉन ला रहे होंगे, अरे भैया मैं तो कमजोरी आ रही है, मम्मी ने शिकंजी बना बना के दी है ना, समझाई बात। डर तो लगेगा लेकिन डर को किनारे करके आगे क्यों भिड़ जाना है, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूं। तो सीएम में अगर कदम रखा है, वो कहावत है ना, ओखली में सर दिया तो मूसल, समझते हो ना वो, उससे क्या डरना, बस वही वाली बात है। मैं क्यों आया हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि ये टफ है, और मैं इसको क्यों कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इससे ज्यादा टफ हूं। ये टफ है तो मैं भी क्या हूं भाई, अगर वो पत्थर है तो मैं भी चट्टान की तरह अड़ा रहूंगा। इस एटीट्यूड से करना है। अगर एटीट्यूड हो गया ना यार बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो उस दिन डिग्री खुद ही क्या हो जाती है सर, सरेंडर हो जाती है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि ये टफ है, इसलिए मैंने चुना है। 99 मेरी क्लास में 100 बच्चे थे 12th में, आप उसमें से 5 बच्चे आए हो, 95 क्यों नहीं आए, क्योंकि वो जिंदगी आसानी से है ना बिताना चाहते हैं, वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, वो रिस्पेक्टफुल और लग्जरी जिंदगी नहीं जीना चाहते। मैं टफ कोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे मेरा जीवन क्या होगा, मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का क्या होगा। तो हम में से एक बच्चे को पूरे परिवार में ऐसा होना पड़ता है जो नॉर्मल नेसेसिटीज और गरीबी रेखा से आगे बढ़ के क्या निकले, ऊंचाइयों पे पहुंचे। तो वो एक बच्चा आप होंगे अपने घर में, परिवार में, पूरे खानदान में, परिवार में पूरे खानदान में, चाचा मामा ताऊ सब, वो आप होंगे कि जो नॉर्मल जिंदगी जिसे हम आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ये बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, उससे आगे बढ़ के, खासकर वो बच्चे दूर से आते हैं हॉस्टल के लिए, वो इसलिए नहीं आए कि मैं दिल्ली नोएडा घूमूंगा, किस लिए आए हैं, मुझे अपने परिवार की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना है, आगे बढ़ाना। मुझे अपने पापा को आज भी बाइक पे स्कूटर पे नहीं देखना, किस पे देखना है, गाड़ी में देखना है। और उसमें बुराई क्या, पापा क्यों जाए बरसात के दिन में बाइक पे स्कूटर पे, गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते, आपको करना है। वो कोई तो चेन तोड़ेगा ना, आप ये नहीं बोल सकते मेरे पापा ने क्यों नहीं किया, आपके पापा बोल रहे दद्दा ने क्यों नहीं किया, दद्दू बोल रहे तेरे परदादा ने क्यों नहीं किया। अरे तो चेन मैं तोड़ूंगा, मेरा जन्म क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो चेन, मुझे बहाने नहीं लगाने, पापा आप सक्सेस क्यों नहीं हुए इतने की गाड़ी है हमारे घर में, गाड़ी नहीं है, ना 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 ये बहाने नहीं। आप ये बोलोगे मैं इस चेन को तोड़ूंगा, हमारे घर में कार भी होंगी तो दो होंगी, मम्मी के लिए अलग आपके लिए अलग, मैं इस चेन को तोड़ूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप नहीं सक्सेसफुल है। तो कई बार देखते हैं ना हम लोग, बच्चे उल्टा बोल जाते हैं माँ बाप से कि पापा आपने भी क्या कर लिया, ये कर लिया, मेरे से भी नहीं हो रहा। ना ना ना, मुझे ये नहीं बोलना, मुझे बोलना मैं इस कोर्स में इसलिए आया क्योंकि मैं इस चेन को तोड़ के रहूंगा। तोड़े नहीं तोड़ोगे, जोर से बोलो हाय सर। इस चेन को तोड़ना है सर। एक मिडिल क्लास लाइफ से कहां जाना है, मारुति 800 बुक नहीं करनी, कम से मारुति 800 बुक करनी नहीं है, करनी नहीं है ना, इतनी बुक करनी है कि 7-8 लोग बैठ सके, यानी 7 सीटर से नीचे बुक नहीं करनी। मारुति 800 बुक करना और किस्तों पे लेना वो आम आदमी की बात है, क्योंकि मारुति कार ही आम आदमी की कार, आम आदमी से ऊपर बढ़ना। आम आदमी तो आपके पिताजी हैं, आम आदमी तो आपके पिताजी हैं, तुम क्यों आम आदमी हो, तुम्हें उनको आगे बढ़ाना है। इस चेन को तोड़ना, घर की चेन को, और घर की चेन तोड़ने के लिए वो 100 में से 5 होते हैं, 100 में से 5 होते हैं, है ना। 95 तुम 12th में छोड़ चुके हो, तुम वो 5 में हो। अगर तुम वो 5 में हो तो ये सोच के हो कि टफ कोर्स है इसलिए मैं आया हूं। एक आर्मी वाला बंदा ये नहीं कहता यार मर जाऊंगा मैं, वो कहता मरना है इसलिए मैं आया हूं, लेकिन मार के मरूंगा, है कि नहीं बात, इसलिए मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है। बस वही आर्मी वाली फीलिंग आनी चाहिए, टफ कोर्स है इसलिए आया हूं और मैं अपने घर की उस चेन को तोड़ूंगा। और वो चेन पता है क्या होती है, सबसे बेसिक, प्राइस टैग नहीं देखना। जिस दिन आपने प्राइस टैग देखना छोड़ दिया ना अपने दम पर, उस दिन आप समझ लेना आपने वो चेन तोड़ दी। जिस दिन आपने पापा को ये बोल दिया ना पापा शर्ट लेनी है, प्राइस टैग मत देखना। जिस दिन आपने बोला ना मम्मी को साड़ी लेनी है, प्राइस टैग मत देखना। तो उसके लिए आपको 10 करोड़ का पैकेज होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास 25-30 लाख का पैकेज है, और मम्मी को कह रहे हो बिना प्राइस टैग देख के साड़ी ले लो, तो उस दिन आपने क्या किया, उस दिन आपने अपने परिवार की वो चेन तोड़ दिया, आप सक्सेसफुल हो उस दिन। ये मैंने किया ना जब तब मुझे फील आया कि मैं सक्सेसफुल हूं, अपने घर वालों की नजरों में तो हूं। क्योंकि मम्मी का दिल बड़ा सॉफ्ट होता है, मम्मी को कुछ भी दिलाने लेने जाओ ना तो सबसे पहले क्या देखती हैं, पैसे। अरे बड़े बेटा बहुत महंगा है ये तो, मम्मी कितने का, अरे बेटा 5,000 रुपए का है। तो मम्मी क्या हो गया, अरे बहुत महंगा है, 5,000 रुपए में तो मैं 2-3 साड़ी ले लूंगी। अरे मम्मी 2-3 साड़ी क्यों लोगी, तुम एक ही लो। जिस दिन तुमने मम्मी को क्या बोल दिया और दुकानदार को क्या बोल दिया,
मम्मी साड़ी लेना, तो पैसा मत बोल दियो मुंह से, है ना। और वो पूछ भी रहा है मम्मी भैया कितने की है, तो तुम्हारी तरफ देखेगा दुकानदार, भाई ले लो ना बहन जी, वो भैया कह रहे हैं। अरे भैया को तो कहने दे, वो तो तू 20,000 की देगा, तो भैया तो 20,000, तू 20,000 रुपए की साड़ी लेगा, तुम क्या बोलोगे, ना 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 मम्मी तुम ले लो। यानी मम्मी को प्राइस बताना नहीं। जिस दिन तुम इस लेवल पे आ गए, उस दिन तुमने अपने घर की वो चेन तोड़ दी। कौन सी? माँ बाप की खुशी के लिए प्राइस टैग देखना। तो मैंने अपने आप को उस दिन सक्सेसफुल माना जिस दिन मैं अपने माँ बाप को दुकान पे ले जाता हूं या किसी शोरूम में ले जाता हूं और क्या बोलता हूं, मम्मी पापा क्या मत देखना, प्राइस मत देखना। उस लेवल पे है ना, उस लेवल पे कब आऊंगा मैं, जब तुम महीने के 2-2.5 लाख कमा रहे होंगे, तब तुम्हें लगेगा 20,000 की साड़ी कोई वैल्यू। अगर मैं महीने के कमाई 30, 40, 50 रहा हूं, तो 20,000 देते हुए क्या लगेगा, दर्द होगा। फिर तुम खुद कहते हो मम्मी 5,000 तक की ले लेना, तो आप उस दिन सक्सेसफुल नहीं हो। सक्सेसफुल मॉनिटरी टर्म्स में यही है जिस दिन आपने प्राइस टैग देखना बंद कर दिया। तो इसलिए टफ कोर्स मुझे करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कोई भी क्या ना देखे, प्राइस टैग ना देखे। तो टफ है, इसलिए करना है नहीं करना, तो जान लगा देंगे नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो सत्संग समाप्त करते हैं। पहले दिन मुझे करना पड़ता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन इसको खत्म करना नहीं है। बस अपने लॉ की कॉपी में फ्रंट पेज पे लिख लो क्या, बहुत जल्दी, सून माई पेरेंट्स, मम्मी पापा विल नॉट सी प्राइस टैग। बस ये पहले बड़ा बड़ा लिख के हाईलाइट कर लो कि बहुत जल्द, चाहे 3 हो 4 साल हो 5 साल हो, बस मम्मी पापा सिर्फ 4 साल इंतजार कर लो, बहुत जल्द आप प्राइस टैग नहीं देखोगे, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन आपने इस एटीट्यूड से पढ़ना शुरू कर दिया, ऑलरेडी आप सीए हैं। सीए लगाने की या डिग्री की वेट नहीं करना, आप सीए हैं, आप सीए बन जाओगे। बस आपको ये एटीट्यूड रखना है कि आपको जिंदगी में कभी प्राइस टैग नहीं देखने दूंगा, खासकर मम्मी को तो कभी प्राइस टैग नहीं देखने दूंगा, है ना। तो हॉस्टल में अगर रहना तो दिलो जान लगा के पढ़ना कि मैं आया हूं तो क्या करने आया हूं। मैं दिल्ली नोएडा घूमने नहीं आया, क्या करने आया हूं, संन्यास ले लिया। अब हमने क्या ले लिया, संन्यास। होली दिवाली आप बना लो, मैं यहीं बैठ के पढ़ूंगा, है ना। चाहे मम्मी रो रही हो दिवाली पे तो आ जा, ना ना ना, मैं यहीं बैठ के पढ़ूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं ये साबित कर दूंगा उस दिन सारे आंसू खुशियों में बदल जाएंगे। ये सोच के पढ़ना है। तो सीए टफ है इसलिए कर रहा हूं, है ना, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टफ है और मुझे इसे करना है। सत्संग समाप्त करते हैं, प्रसाद लिख लेंगे, लिख लेना सबने। और बड़ा बड़ा लिखना जितना मैंने लिखा है, चिन्ह चिन्ह एक लाइन में मत लिखना भैया, इतना छोटा नहीं चलेगा। हाँ, पूरा पेज भरना इस लाइन से। पहला पेज ये पढ़ना है कि लॉ की कॉपी खुलेगी तो पहले पेज में ये पढ़ना है, फिर अगले पेज से लीगल वर्ड आने हैं। बात समझ आ रही है। तो टफ है इसलिए मैं करूंगा और इसलिए मुझे करना है। तो इसलिए हमारे कोर्स में क्या बनने वाला है सर, मर्केंटाइल लॉ। क्या बनने वाला है सर, मर्केंटाइल लॉ हम पढ़ने वाले हैं, मर्केंटाइल लॉ हम पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट के बारे में पता लगा, बेसिक बात पता लग गई सर। अरे भाई इनकी भी सुन लो, अमरीश पुरी आ गए। अमरीश पुरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमरीश पुरी ने दामिनी पिक्चर में बता दिया कि कानून अंधा होता है। पता क्यों होता है, कि कानून कभी भी किस पे नहीं चलता, मन्नत मांगने पे, मुरादे मांगने पे इसमें नहीं चलता, जहां धूप बत्ती और नारियल चढ़ाया जाएगा। कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है और गवाह मांगता है। और ये मैंने तुम्हें अभी बोला, जो प्रूफ हो गया कोर्ट में वही, जो जीता वो सच है और जो हारा वो झूठा है। बात खत्म। अब आपने सच्चाई देखी हो ना देखी हो, है कि नहीं बात। आपने देखा इसने मर्डर किया, कोर्ट ने प्रूफ कर दिया बाइज्जत बरी, बाय इज्जत, विद रिस्पेक्ट। तो आपने देखा, लेकिन सत्य क्या है, सत्य क्या है, जो जीता। इसलिए लॉ जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो लॉ में बहुत बार तुम्हारे साथ पता है क्या होगा, 1-2 क्लास से तुम इमोशंस में बहने लगोगे। तुम्हें लगेगा ये गलत है ना। अब जैसे कोई केस बताऊंगा तुम्हें क्या लगेगा, सर ये तो गलत है, पर दिल पे पत्थर रख के गाना गा देना, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये वाला गाना गा देना। दिल पे पत्थर रख के क्या मानना पड़ेगा, जो डिसाइडेड है वो ही सही है ना। कई जगह मैं तुम्हें खुद बोलूंगा कि यार ये लॉ का डिसीजन क्या है, गलत है, पर एग्जाम में क्या लिखना है,
कि जो लिखा है वही सत्य है। अपने इमोशंस पे वो नहीं होना, अटकना नहीं है कि यार ये तो गलत हो गया, यार ये ऐसे क्यों हो गया, जज ने पता नहीं क्या सोचा, जज तो पागल था, पता नहीं क्या लिख दिया उसने। लेकिन हमें एग्जाम में क्या लिखना है, यानी इमोशंस पे नहीं जाना, किस पे जाना सर, दिमाग से। यानी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां दिल से काम नहीं लेना। लोग कहते हैं भाई दिल से काम ले, लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां किससे काम लेना है। भगवान ने 2 घुटने दिए, 2 घुटने सर, है ना, तो घुटनों का पूरा इस्तेमाल करना है सर। अमरीश पुरी ने बता दिया। सर सिविल लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिविल लॉ में बहुत सारे एक्ट होते हैं। एक्ट मैंने बता दिया, हमारे कोर्स में 5 एक्ट है। कितने, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पढ़ेंगे है ना। दूसरा गुड्स एक्ट। तीसरा जो 12th में तुमने झलक देखी, पार्टनरशिप एक्ट। चौथा 12th में तुमने झलक देखी, कंपनी एक्ट और एलएलपी एक्ट। ये 5 एक्ट पढ़ेंगे। इनके आगे जो सिविल लॉ के एक्ट है वो सीए इंटर और सीए फाइनल्स में आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला एक्ट होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बढ़िया है और सबसे बड़ा है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बड़ा भी है। सर कुछ बच्चे कहते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये छोटे छोटे एक्ट है, बहुत छोटे छोटे, मतलब एक सवा महीने में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो सर पहले ये पढ़ा दो, पहले 4 एक्ट। लेकिन इसको क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि पहले आप ये पढ़ोगे तभी आपको, ये कुछ उसकी तरह हो गया कि बच्चे को पहले 2 की टेबल पढ़ा दो, है ना, राइट, काउंटिंग बाद में सिखा देना, तो बच्चा वहीं लेट जाएगा, अब क्या कर रहे हो ये मेरे साथ, है कि नहीं बात। तो पहले क्यों, क्योंकि गुड्स भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, सामान के लेन देन भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप डीड बनाते हो, डीड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनीज एक्ट में शेयर की परचेजिंग करी, सेल करी, कॉल सीनियर, तो शेयर बेचना भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, अगर कोई भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो वो भी क्या है, यानी कि जब हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पहले पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बाकी एक्ट पहले नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि बाकी एक्ट में कुछ शब्दावली ऐसी होगी, कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो कहां पे लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। तो इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जरूरी है। जैसे मान लो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हम पढ़ेंगे, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के एक सेक्शन में लिखा है कि यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी यू रीड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या इट इज सिमिलर विद दिस सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फिर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पहले पढ़ेंगे। सर ये मैंने कुछ नोट्स में सब मिल जाएंगे, ये कुछ मैंने टिप्स दिए हैं। सबसे मजेदार टिप्स है चतुर वाली, और मैंने लिख के दिया है, रट्टा प्रवृत्ति आपकी काम करेगी। बाकी टीचर क्या बोलेंगे, भाई रट्टे मत लगाइयो, समझ ले। मैं खुद बोलता हूं रट्टा लगाना है भैया, बहुत तगड़े तरीके से लगाना रट्टा, लेकिन रट्टा चतुर की तरह लगाना, रेंचो की तरह लगाना है। बताओ रेंचो ने क्या बोला था, रेंचो ने ये नहीं बोला कि चतुर गलत है, रेंचो ने बोला बिना समझे अगर रटेगा ना तो यही होगा, पादम पादम सुरसुरी पादम, तो यही होगा भाई, है कि नहीं बात, धुच्चुक धुच्चुक, है कि नहीं बात? यही बोलता ना तो चतुर ने यही समझाया अपने दोस्त को, रेंचो ने, कि भाई देख चतुर देख रट लिया अच्छी बात है, और वो टॉप भी कर लेगा, पास भी हो जाएगा, अच्छी बात है, पर जिंदगी की लाइफ में या जिंदगी के पड़ाव में तो ऐसी रट्टेबाजी से काम नहीं चला सकता। तो रटना बुरी बात नहीं है, पर कैसे रटे, चतुर पूरी स्पीच को रटता, लेकिन उनसे उस शब्दों का क्या पता होना चाहिए था, मीनिंग पता होना चाहिए था, तो वो चतुर पिटता नहीं फिर उस दिन, है कि नहीं बात। तो रट्टा प्रवृत्ति आपकी काम करेगी, क्योंकि आप ये बचपन से जानते हैं, आपने इंडियन इको पढ़ा, बिजनेस स्टडीज पढ़ा, लॉ पढ़ रहे हो, लॉ आगे भी पढ़ोगे, तो इंटर में लॉ वाले सर भी यही बोलेंगे, फाइनल में लॉ वाले सर भी यही बोलेंगे, क्या भैया रटना तो पड़ेगा। पर रटने की टेक्निक होती है जो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें 100 सेक्शन याद करा दूंगा, तो पहला सेक्शन मैंने तुम्हें कौन सा याद कराया था पिछली क्लास में, हाँ मैंने कहा था जब हम एनपीओ का टॉपिक पढ़ते हैं, तो एनपीओ भी एक कंपनी होती है, तो हमारी भारतीय सरकार ने या कानून ने क्या खोला, एनपीओ के लिए खोला गेट, एनपीओ के लिए खोला, इसलिए सेक्शन 8, तो गेट से 8 हो गया, नहीं हो गया। तो आपको वो सेक्शन याद है कि सर आपने बोला था एनपीओ के लिए खुला गेट, जब अकाउंट्स वाले भैया एनपीओ पढ़ाएंगे ना तो भी यही बोल देना है, सर हमें याद आ गई बात, एनपीओ के लिए खुला गेट, यानी एनपीओ के बारे में लॉ कहां लिखा है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो ऐसे सेक्शन में आपको क्या कराऊंगा सर, धीरे याद कर, अगली क्लास से ही सेक्शन याद होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं अगली क्लास से। अब ये हम पढ़ लेंगे सर, ये तो आपको पता ही है, सस्पेंड कर देना, सस्पेंड नहीं, डिलीट कर दो अकाउंट अपना, है कि नहीं बात, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। यूट्यूब में तो फिर भी तुम कुछ प्रोडक्टिव निकाल लोगे, है ना, किसी टीचर ने कुछ सुन लिया, पर मुझे लगता है फेसबुक और इंस्टाग्राम में कोई प्रोडक्टिव चीज है नहीं, बजाय रील के, है कि रील चल रही है पीछे गाने बज रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई, है कि नहीं बात। तो आप उन 2 अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं एक्सेप्ट यूट्यूब,
ये बताऊंगा ये क्या है, ये आगे पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ था। सर अब पहली बात, अब मुझे बताओ अपने घर में कितना लेट जा सकते हो? कौन बच्चा कितना लेट घर पे जा सकता है? 12? बहुत बढ़िया। बाकी नहीं, वैसे नॉर्मली अपने घर में 8। तो ये कह रहा है इसके मजे हैं, वो लफंगे 12 बजे तक घूम रहा है तू, तो ये तुमसे जल रहे हैं इसलिए लफंगा बोल रहे हैं, है कि नहीं बात? राइट। कुछ बच्चे 8, कुछ 10, कुछ। अब भैया मान लो तुम जहां रह रहे हो सामने चिंटू रह रहा है, मेरे घर के सामने चिंटू रहता है, तुम जहां रह रहे हो है ना सामने चिंटू रह रहा है, चिंटू आ रहा रात को 11 बजे, मम्मी तुम्हारी 10 बजे ताला लगा देती है, 10 बजे के बाद आएगा बाहर सोई हो, तो तुम्हें जान चली जाए 10 बजे तक घर पहुंचनी है, तो तुम चिंटू की उसके घर वाले देखो कितने अच्छे हैं, गाड़ी भी देते हैं घूमने के लिए, और रात को 11 साढ़े 11 बजे भी आता है, मम्मी भी गले मिलकर स्वागत करती हैं, मम्मी तुम भी मेरा स्वैग से करेंगे अपना स्वागत, तो मम्मी तुम्हें स्वैग से करेंगे नहीं करेंगे स्वागत? आजा बेटा आजा, पापा भी बुलाए तेरे स्वागत के लिए। तो तुम्हें पता चिंटू के साथ क्या हो रहा अंदर, है कि नहीं बात? पता लगा चिंटू को बड़े तरीके से कूटा जाता हो, ठीक है, या चिंटू वाकई में कुछ महान कार्य उसमें कर लिया, उसके घर वाले कह रहे कोई बात नहीं भाई, है कि नहीं बात, घूम कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं बात? या चिंटू को किसी टॉप मोस्ट वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेज में उसका कुछ एग्जाम पास कर, कुछ भी हो सकता है ना, तो दूसरे के नियम क्या अपने घर में बना सकता हूं? चिंटू के घर में शाही पनीर बनाया, मम्मी ने क्या बना दिया मेरी? शाही टिंडे। तो सच बताओ मेरी मम्मी यही करती थी, है ना, मम्मी ने कहा शाही तो है, पनीर की जगह टिंडे डाल दी, क्या दिक्कत है खा। मम्मी को ऐसे कौन करता है? अब तुम कह रहे हो चिंटू की मम्मी ने शाही पनीर बनाया, मेरे को शाही पनीर बनाओ, तो जरूरी है तुम्हारे घर में शाही पनीर बने? यानी हर एक घर के अपने क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो दूसरे का घर उन रूल्स को अडॉप्ट, ऐसे ही हर एक कंट्री के अपने क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अब मेरी कंट्री के रूल्स, अच्छा मेरे घर के रूल मेरे ऊपर तो लागू होंगे, मैं उनको तोड़ूंगा तो पिताजी मुझे तोड़ेंगे, है कि नहीं बात? ऐसे अगर एक कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं तो वो पूरी कंट्री पे लागू होंगे, और कंट्री पे लागू होंगे तो उस कंट्री में, देश में मैं भी रह रहा हूं, तो मैं तोड़ूंगा तो मुझे भी तोड़ा जाएगा। जो रूल्स पूरे देश पे लगा दिए जाएंगे, किस पे लगा दिए? उन्हें हम क्या बोल देते हैं? लॉ बोल देते हैं। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि लॉ क्या होता है सर, लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे लॉ इज सेट ऑफ रूल्स बोल देंगे बस, है ना। सेट ऑफ रूल्स क्यों बोला? एक रूल थोड़ी है, हजारों रूल है ना। ट्रैफिक के 100 रूल है, रेड लाइट पे रुकना है, ये करना है, हेलमेट लगाना है ना, आपके पास चलान वो होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, है ना। तो लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो एक पूरे किस पे लगते हैं? मेरे घर पे नहीं लगते, वो मेरे देश पे लगते हैं। बात समझ में आई? अब ये बताओ ये रूल्स बताते क्या है? तुम्हारे मेरी बात चलती है, तुमने बोला सर ये नहीं बोलेंगे आपसे कोचिंग के नीचे मिल जाना, कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट में, है ना, कटघरे में खड़ा, दिखाते ना हिंदी फिल्म में, कटघरे में मैं खड़ा हूं, है ना, पर ऐसा कोर्ट होता नहीं है प्रैक्टिकली ऐसा कोर्ट नहीं होता। ऐसे खड़े हो सनी देओल ये वो हंगामा कर देगा, है कि नहीं बात, आग लगा दी गोविंदा ने चढ़ गया, है ना, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। कोर्ट में जो चैम्बर्स होते हैं उसमें भी कोर्ट में ना जो जज होते हैं वो भी एक सिक्योर्ड चैम्बर में ही रहते हैं, ऐसा नहीं कोई भी जज के पास कूद के पहुंच जाए, है ना, ऐसा नहीं होता जो उसमें दिखा देते था जॉली एलएलबी में, है ना, राइट, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉपर पुलिस वगैरह होती है, सब होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, जैसे यहाँ कोर्ट की कायवट चल रही है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो लोग क्यों आ रहे हैं? वेलने वो, अरे कोर्ट में जाके बैठ जाते हैं। चल देखा तुमने जॉली एलएलबी में कि भैया मुजरिम बैठा है, अक्षय कुमार है, जज साहब है, जो फालतू लोग बैठे हैं वो कहां से आते हैं? बात समझ में आई? तो तुम कभी जाके बैठे कोर्ट में? जो फालतू लोग, अरे घर में बोर हो रहा था सोचा कोर्ट ही चल लो, समझ में आई बात? वो भी गलत दिखाते हैं फिल्मों में, फिर लोग आपस में बात करेंगे, हंगामा करेंगे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, रियल कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल कोर्ट में, खासकर क्रिमिनल कोर्ट में, तो आम आदमी बैठ ही नहीं सकता, है कि नहीं बात, कि भैया मेरा टाइम पास नहीं होता है। वहां सिर्फ वही लोग होते हैं जो क्रिमिनल होता है, उसका वकील होता है, कोई गवाह होगा वो होगा, बस दैट्स इट, और वकील और जज होंगे, बस ये सब होंगे, पुलिस वगैरह होगी, समझ गए ना। तो भीड़ नहीं लगी, तो हिंदी फिल्मों में गलत दिखाते हैं वो कि भीड़ लग रही है। अब ये बताओ, मान लो चलो ऐसी मैं इधर कटघरे में खड़ा हूं, तुम उधर कटघरे में खड़े हो, जज साहब कह रहे हैं हाँ मुन्नी, हाँ मुन्ना बोल भाई क्यों आया कोर्ट में, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
तो कोर्ट पता क्या करेगा, हाथ ऊपर के खड़ा कर देगा। ये सजा मैंने देखी है। अगर ज्यादा गुस्सा आता है ना जज साहब को और लगता है कि भैया जेल भी नहीं भेज सकते इसे, तो पता क्या करते हैं वो, वहां दीवार पे जा, जो क्लास में हमारे मैम सर किया करते थे, हाथ ऊपर, और साथ में पता क्या होगा, एक हवलदार भी खड़ा होगा। जैसे हाथ नीचे हो पीछे बड़ी डंडी। ये मैंने देखी सजा। मैंने कहा भाई ये उल्टा क्यों खड़ा है, जज साहब ने बोला है। कोर्ट में जैसे अननेसेसरी कमेंट नहीं करते थे लोग बाग, ऐसी कोई घुस गया उसको ऐसी, 1 घंटा बेचारा परेशान रहा ऐसी, जैसे ही हाथ थोड़ा सा नीचे किया धट डंडी पड़ी। तो जज के पास ये पावर भी होती है कि ज्यादा जज का दिमाग खराब, टाइम खराब करो तो ऐसी सजा भी होती है, 2 घंटे 4 घंटे, लॉकअप में बंद 5 घंटे, इस तरीके से। तो कोर्ट में तुम क्या मांगोगे जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो। इंसाफ मांगूंगा। अरे भैया जज साहब कह रहे मांग, इंसाफ मांग। क्या चाहिए इंसाफ में, बोलना। टाइम क्या चाहिए इंसाफ में? हाँ, तो मुन्नी ने पहली बात सही बोली। क्या क्या जज साहब बोलेंगे, बोलना केजरीवाल जी की तरह, बोलना किस चीज की सर्विस चाहिए। हाँ, कि सर ने पैसे ले लिए, पढ़ाई ना पढ़वाओ। जज साहब ने कहा ठीक है भैया। भैया जज साहब पढ़ाई का वादा किया था। हाँ सर किया था। अरे तो पढ़ा क्यों नहीं रहे? फिर दूसरा भी आया, सर मेरे साथ भी यही सर है सर। हाँ भाई तू बता तुझे क्या चाहिए, बोल, बोलो। हाँ, एक मुन्नी कह रही है सर मुझे नहीं पढ़ना इनसे, मुझे तो रिफंड दे दो भैया, मैं तो बहुत खुश हूं। और कोई, और कुछ मांगोगे? हाँ, एक चीज और जो जरूरी है, ये तो पढ़ाई या रिफंड तो ये हो गया जो नॉर्मल है तुम्हारे लिए, और जो तुम्हारे कोर्ट के चक्कर लगे, मेंटल हेरेसमेंट हो गया, है कि नहीं बात। दूसरा तुमने भी तो वकील किया होगा, है कि नहीं बात, तो वकील तुमसे भी तो फीस ले रहा होगा, ये अलग। और तुम इधर उधर भटक रहे हो, मैं तो टाइम वेस्ट हो गया सर, मुझे पता कितने हीमोग्लोबिन डाउन हो गए, मेरे प्लेटलेट्स गिर गई सर, है कि नहीं। मेरे तो एग्जाम का टाइम खराब हो गया, मेरा तो अटेम्प्ट चला जाएगा, मैं तो पेपर नहीं दे पाऊंगा नवंबर में। इस तरीके से बालक कह रहे हैं, तो इसका भी तो मेंटल टॉर्चर है कि नहीं बात। घर वाले और पीटते हैं, और जा यही पढ़ूंगा मैं तो, यही पढ़ूंगा मैं तो, है पढ़ ले। मेरे घर वाले कहीं और मुझे कोचिंग नहीं दिला रहे सर मेरा कोर्स नहीं हो पाएगा सर, इसका टॉर्चर। तो तुम पता क्या मांगोगे, दूसरे कोचिंग में एडमिशन करवा दो, उसकी फीस दिलवा दो, मेरे घर वालों को कह दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जहां बोलोगे आज के बाद वहीं पढ़ूंगा, है ना, इनसे तो बिल्कुल ना पढ़ूंगा गुजरते तो, है ना। तो जज साहब फिर इसको पता क्या बोलते हैं, इसको ओवरऑल गठरी बना दो, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। कंपनसेशन में आप कुछ भी मांग सकते हो, कि जैसे दूसरी कोचिंग की फीस, वहां पे एडमिशन, या मेरा टाइम खराब, या मेरा मेंटल टॉर्चर जो मुझे हो, या मेरे वकील के पैसे, या मेरे जो आने जाने में मैं पढ़ नहीं पाया, या सर के साथ लड़ने में जो मेरा है ना टाइम वेस्ट हुआ, उसे बोलते हैं कंपनसेशन। तो लड़ाई तो सारी कंपनसेशन की है, या ये और ये तो आपको मिल ही जाना है, ये तो आपका राइट है। तो आपने इसके थ्रू कोर्ट से क्या मांगा, राइट। अब जज साहब मेरी तरफ मुंडी घुमाएंगे, जज साहब कहेंगे सर 2-4 बच्चे सर 100 बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। अब जज साहब ने मुझे बोला कि भैया इतना इतना कंपनसेशन बनता है बच्चे का, साथ में रिफंड भी बनता है, तो ये मेरी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आम आदमी क्या बोलता है, ड्यूटी, और लीगल भाषा में ड्यूटी नहीं बोलते, लीगल भाषा में बोलते हैं ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं, यानी लॉ की अगर डेफिनेशन बोले तो लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन, जो आपको बताएगा कि कोर्ट में जाके एक बंदे के तो राइट्स है और दूसरे बंदे की ऑब्लिगेशन है। बस नहीं, तो आज के बाद कोई बोले भैया लॉ क्या होता है, तो क्या बोलने का है, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन। अब ये बताओ, क्या सिर्फ पर्सन ही कोर्ट जाएगा, क्या नॉन लिविंग सेपरेट एंटिटी कंपनी कोर्ट में जा सकती है, जा सकती, बोलो। अब ये बताओ, तुमने रिलायंस का जियो का सिम ले रखा, आईपीएल चल रहा है, तुम्हारे नेटवर्क नहीं आ रहे, तो अंबानी को, अंबानी भैया तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा भैया, बताओ हम आईपीएल नहीं देख पा रहे, तो अंबानी को कॉल करो, किसको कॉल करोगे, क्या अंबानी जी का नंबर है तुम्हारे पास, मुकेश अंबानी जी का, कोई नहीं भैया मुकेश अंबानी, नीता जी का ही दे दो, तो उनको कॉल कर दोगे तुम। कॉल किसको करोगे, रिलायंस को। कस्टमर किसका है, वो कस्टमर केयर किसका है, रिलायंस का। तो आप बोलोगे तुम हो गए ह्यूमन बीइंग, और रिलायंस क्या हो गया, नॉन ह्यूमन बीइंग, यानी कॉर्पोरेट। यानी कि कोर्ट में सिर्फ इंसान ही जाएगा, या कोर्ट में कंपनीज भी जा सकती हैं। तो जज साहब ने बोला लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन द राइट्स एंड डिटरमाइन द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन लिविंग एंड कॉर्पोरेट। यानी कोर्ट के दरवाजे लिविंग के लिए भी खुले हैं और कोर्ट के दरवाजे कॉर्पोरेट्स के लिए भी खुले हैं। तो जब मैं केस करूंगा तो होगा मेरा नाम अंकुर वर्सेस रिलायंस, कि अगर रिलायंस के साथ मेरा धोखा हुआ है तो, है कि नहीं बात।
अगर मान लो आप केस करोगे तो आपने फीस मुझको दी है, आरकेजी को दी है, तो आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो केस क्या बनेगा? लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, यानी कि स्टूडेंट वर्सेस आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड। केस ना मेरे ऊपर होगा, ना पराग सर के ऊपर होगा, ना प्रीति मैम के ऊपर होगा, केस इसके ऊपर होगा, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर होगा। तो कोर्ट के दरवाजे लिविंग के लिए भी खुले हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए भी खुले हैं। यही बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये लिखी बात आपके नोट्स में आपको लिख के दी है, सर लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आपके लिविंग के भी होते हैं और कॉर्पोरेट के भी होते हैं, लिविंग के भी होते हैं और कॉर्पोरेट के भी होते हैं। बात समझ में आई? अब भैया कुछ बालक, अगली बात अगर देखें तो कुछ बालक होते हैं बहुत ही खतरनाक। स्कूल में गए, बाइक कितनी है? है ना, स्कूल में गए, एक बाइक है, और भैया तुमने कहा भैया छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार, और दोस्त, और स्कूल में होता भी ऐसी था। तुम्हारे पास बाइक है, एक तो पीछे पहले से बैठा होगा, फिर आगे एक दोस्त मिल जाएगा, भाई मुझे बैठा ले, भाई भाई वहां तक छोड़ दे, पीछे लटक गया वो, है कि नहीं बात? फिर एक और मिल जाएगा, तूने मुझे कल कहा था, तो यार पहले पीछे 3 बैठे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। जो बेचारा चला रहा बाइक वो खुद टंकी बैठा है कि नहीं बात? वो खुद कहाँ बैठा है सर? हाँ, वो खुद टंकी बैठा है। बोलो, बात समझ नहीं आई? अब भैया देखो, जो बाइक चला रहा बेचारा वो कहां बैठा है? दिख रहा है ना? अब ये भैया ये कहां जा रहे हो? अरे पीछे वाले के कपड़े ना, कपड़े लेने जा रहे हो उसके। तो क्या सबको लेके जाओगे? अच्छा बताओ। अब पुलिस वाले अंकल जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे वाले कपड़े मम्मी तुम ही दिला देती है कि नहीं बात? राइट। अब अंकल जी बैठे हैं बाइक पर। अब मान लो अंकल जी की जगह तुम, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, चिंता मत करो। सर क्या करवा रहे हो, है ना? राइट, छोटा परिवार फुटबॉल टीम के बराबर है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना? अब तुम दोस्त, 2-4 दोस्त बैठे हुए, 12th की अपनी कहानी याद करो। सामने वाले अंकल जी मिल गए, पुलिस वाले अंकल मिल गए, बाकी लोग तो घबरा गए। तुम में सब कुछ ज्यादा दिमाग था ना, कुछ पाउंड ज्यादा तुम्हारे अंदर दिमाग का, है ना? तो तुमने कहा दोस्तों से घबराने वाली बात नहीं, मुझे बात करने दो। अंकल जी ने पहला सवाल पूछा, भाई एक बाइक पे कितने बैठ सकते हैं? तुमने क्या बोला? 2। तुम कितने बैठे हो? 5। छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। जब अंकल जी ने रोका तो तुमने बोला अंकल जी जगह ही नहीं है, तो हमें क्यों रोक रहे हो, जगह ही नहीं बैठे। अंकल जी कह रहे हो बैठने के लिए ना रोक रहा, साइड में लगा ले चल, है कि नहीं बात? फिर अंकल जी ने बोला चल कोई बात नहीं, माफ कर दूंगा। 2-4 बच्चे कहने लगे सर एग्जाम था, बोर्ड का पेपर था सर, है ना, मेरे पास क्या कहते हैं कोई व्हीकल नहीं था, बस नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिलना, सर हमारा बोर्ड का पेपर छूट जाता, हम तो तबाह हो जाता, कैरियर बर्बाद हो जाता। अंकल जी ने कहा चल मान लिया तेरा कैरियर तबाह हो जाता, मजबूरी में तुम ऐसा कर रहे हो। हेलमेट का हम तो गमछा कहते हैं, हमारा गमछा ही हमारा हेलमेट है, मान लेंगे अंकल जी। चल भैया तुम्हारा गमछा, पीछे वालों गमछे कहाँ है? फिर पीछे वालों गमछे कहाँ है ना? वो बेचारे परेशान। फिर मैंने कहा चल तेरे गमछे हमछे भी छोड़ देता हूँ, 5 के 5 बैठे हो ये भी छोड़ देता हूँ, लाइसेंस दिखा दे। अंकल अभी 18 का नहीं अंकल, अभी तो मेरा लर्निंग भी नहीं बना। अंकल बोर्ड के पेपर देना, बोर्ड के पेपर, चलो बोर्ड के पेपर मान लेता हूँ आखिरी। तू बाइक चोरी की है ना? तुम कह रहे नहीं नहीं नहीं, मम्मी कसम बाइक चोरी की। मम्मी कसम बड़ी खतरनाक चीज होती है, मम्मी कसम बाइक चोरी की नहीं है। अंकल जी ने बोला, पुलिस वाले अंकल जी ने, बाइक चोरी की नहीं है तो प्रूफ कर दे। कैसे प्रूफ करोगे? आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है बाइक का भी। अब तुम कह रहे हो बाइक का रजिस्ट्रेशन पापा के पास है, तुम्हारे पास ना बाइक के पेपर, अगर बाइक के पेपर नहीं है तो पुलिस वाले के पास राइट होता है कि वो क्या घोषित कर दे, चोरी की है वो, है ना? चोरी का मतलब जब्त कर ले, बाइक के पेपर लिया, कोर्ट में जमा कर और बाइक ले जा। अब तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक कह लगा अंकल जी मैंने सब बात मान ली, हाँ गलती हमारी है, कोर्ट में भी हाँ आप रख लो, बाइक भी रख लो, पर मेरी बस एक बात का जवाब दे दो, आपको ट्रैफिक के रूल पता है सारे? कहने लगे हाँ अंकल जी। अच्छा मुझसे पूछ रहा है? अंकल प्लीज सॉरी अंकल, एक पता है, एग्जाम पास किया मैंने, किसका? ट्रैफिक पुलिस का। अब तुम्हारे जैसे होशियार बालक यही बोल रहा है, पता क्या बोल रहा है? अंकल जी मम्मी कसम खा रहा हूं, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बोर्ड का पेपर दे के आ रहा हूं मैं, कसम बोर्ड के पेपर की, कसम सीबीएसई की, है ना, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक किसी भी चैप्टर में ये पढ़ाया नहीं गया मुझे
क्या कि बाइक पे हेलमेट पहनना है, बाइक पे 5 नहीं बिठाने, लाइसेंस होना चाहिए, बाइक के पेपर साथ रखने, मुझे पढ़ाया नहीं। और जो चीज आपने पढ़ ली इसलिए आप लागू कर रहे हो, मुझे पढ़ाई नहीं तो मैं कहां से पढ़ लूं? तो गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। जो चीज मुझे बताई नहीं गई उसे मैं अप्लाई कैसे कर लूं? तुमने लॉ पढ़ा नहीं तो 12वीं में तुम लॉ का पेपर दे दोगे? तुमने टैक्स नहीं पढ़ा, फाउंडेशन में टैक्स का पेपर दे दोगे? यार बता ना, तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे ऐसे टैक्स कब पढ़ेंगे? इंटर में जीएसटी कब पढ़ेंगे? तो फाउंडेशन में कैसे डाल दोगे तुम? फाउंडेशन के पेपर में धप्पा कर दोगे क्या? बताओ ना। अब अंकल जी सर खो जा रहे हैं, अरे भैया क्या पूछ लिया? अंकल जी बताओ, मेरी गलती हो तो बताओ, या तो मुझे पढ़ाओ, है ना, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं इतना अनजान हूं, मुझे पता ही नहीं। मैं तो आज ही घर से बाहर आया हूं, बिल से बाहर आज ही निकला हूं। ऐसी एक और बात तुम्हारे जैसा, ट्रेन में गया, एसी कोच में चला गया, गर्मी बहुत हो, एसी कोच में चला गया, टिकट चेक कराया, टिकट तू दिखा पहले टिकट, मैं टिकट चेक करूं? हाँ तू भी तो घूम रहा है ट्रेन में, तू दिखा पहले टिकट, है ना। पुलिस वाले आ गए, फिर तुम घबरा के कहने लगे सर टिकट मैं कहां से दिखा दूं, मुझे पता ही नहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या चाहिए, टिकट चाहिए। तो बताओ चालान कटेगा नहीं कटेगा? तुम्हें पता ही नहीं इसके बारे में, फिर क्यों कटेगा बताओ? पता जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला ये, जज साहब ने कहा अगर हर चीज पढ़ाई जाएगी, है ना, हर चीज अगर पढ़ाई जाएगी तो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें कभी पढ़ाई जानी ही नहीं है। क्या कभी रेलवे एक्ट पढ़ोगे? बताओ क्या कभी रेलवे एक्ट पढ़ोगे? लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि टिकट, रेलवे में टिकट लेना जरूरी है? मेट्रो में घुस गए, मुझे क्या पता किसने पढ़ा नहीं मेट्रो एक्ट, डीएमआरसी का एक्ट, ये क्या बात हुई भाई? तुम कभी जिंदगी में ट्रैफिक एक्ट पढ़ोगे? बता ना। एक बालक है ना, क्या कहते हैं, चोरी चकारी मर्डर करके घूम रहा है, मुझे बताया नहीं आईपीसी ने, मुझे बताया नहीं आईपीसी ने, मुझे लगा चक्कू ट्राई करना, इसके पेट में घोप के ट्राई कर लिया मैंने, पहना है बहुत। अबे मुझे तो, तुम्हें आईपीसी पढ़ा तुमने कभी आज तक जिंदगी में? आईपीसी क्या जीवन में आईपीसी पढ़ोगे? धारा 302 भी आज बताइए मैंने तुम्हें कि धारा 302 भी हत्या के ऊपर लगती है, यानी मर्डर के ऊपर लगती है धारा 302। तो तुम कभी पढ़ोगे आईपीसी? तो अगर तुम्हें आईपीसी पढ़ाया नहीं गया तो तुम चोरी, मर्डर, किडनैपिंग बाहुबली बन जाओगे, किडनैप कर ले बच्चों को, बताना। तो बात सही है गलत है? तो बच्चा तुम्हारी तरह होशियार तो निकला पर वो गलत बोल रहा है। जज साहब ने लॉ में एक बात पहले से लिख रखी है और ये बात संविधानिक है। ये बात क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये बहाना है, ये नहीं चलेगा। ये क्या है सर? बहाना, ये नहीं चलेगा। लॉ में पता क्या लिखा है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब जज ने पता क्या बोला? जज ने बोला सर बच्चों को बता देना, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लैंड का मतलब पता क्या होता है? जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिस भी लेन देन के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, ये माना जाएगा। क्या किया जाएगा? माना जाएगा। ये माना जाएगा आपको उसके बारे में लॉ। जिस दिन आपने, सुनना मुन्ना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन आपने ये बाइक खरीद ली, जिस दिन आपने ये बाइक खरीद ली, उस दिन माना जाएगा कि ट्रैफिक से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड आपको सारे लॉ माना जाएगा। अब आपको पता है या नहीं पता? कानून ने क्या मान लिया? तुम्हें पता। अब बहस मत करना आप, क्योंकि जज क्या मान के बैठा है, और जज जो मान के बैठा हो ना, उसे आप 100% गारंटी है बदल ही नहीं सकते। जज पहले से क्या मान के बैठा है कि बाइक ले लेना तूने, तुझे बाइक के और ट्रैफिक के सारे नियम क्या है पता है। जिस दिन तुमने स्टेशन में कदम रख दिया, उस दिन रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे एक्ट तक तुम्हें क्या पता है? सारे कानून पता है। तो जज साहब ने ये बात लिख के बोल दी। क्या कर दी सर? जज साहब ने ये बात लिख के बोल दी कि लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? यू नो विच लॉ इज एप्लीकेबल ऑन यू। जिस दिन तुमने पार्टनरशिप खोली, उस दिन जज ने क्या मान लिया? कि तुमने पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रखा है। अब बताओ तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि बचपन से लेकर 55 तक तुम क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे फीस दे रहे हो, ये क्या है? तुमने कॉपी, किताब, पेन खरीदा, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? बचपन से तुमने टॉफी तक भी खरीदी है, वो भी क्या है? तो भैया जब तुमने जो चीज खरीदी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, किसी सौदे में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जज क्या मान के बैठा है कि तुमने वो। अब तुम जज साहब से बोलो मैं तो भी 12वीं पास की, मैं तो नहीं पढ़ रहा आज तक। जज ने बोला ना 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 भाई ये मत बोल, मैं नहीं पढ़ चुका। क्या माना जाएगा? तुमने वो पढ़ रखा है।
तो जज साहब ने बोला इग्नोर, मैम 5 मिनट बस, ठीक है ठीक है ठीक है ना, अगली क्लास उस रूम में होगी ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? यू मस्ट नो विच लॉ इज एप्लीकेबल ऑन यू। बच्चा जीतेगा चालान कटेगा, पुलिस वाले अंकल जीतेंगे चालान कटेगा। रेलवे में टीटी जीतेगा तुम जीतोगे, टीटी जीतेगा तुम्हें रेलवे का चालान भुगतान करना पड़ेगा। तुम भैया ट्रेन में नहीं जा रहे, तुम अपने किसी दोस्त को धकेल रहे हो ट्रेन में, चल वे निकल ले यहां से। तुम स्टेशन पे खड़े हो, तुम्हारे पास क्या नहीं है? प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है, तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। और मैं इधर बात, वहां लिखा भी नहीं होता, वहां लिखा भी नहीं होता कि जो ट्रेन में नहीं जा रहा उसके साथी संगी जो उसे छोड़ने जा रहे हैं, विदा करने जा रहे हैं, उनके पास क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म टिकट। अंकल जी ने वही पकड़ लिया बाहर, प्लेटफॉर्म टिकट दिखाइए, नहीं है, ले 500 रुपए। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का, चालान कितने का हो गया? 500 का। तुम कह रहे हो मुझे बताया नहीं किसी ने, यहां लिखा भी नहीं है। तो मानो या ना मानो, वो भी वही बात बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, हम तो मान के बैठे तुझे पता है। अब इसे क्या नहीं करने की जरूरत, इसे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। चालान तो भाई 500 का, 10 रुपए के चक्कर में 500 का चालान क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन जनरेट होता हो। तुम कहते भैया मुझे पता होता तो मैं ऑनलाइन ही जनरेट कर लेता, 10 रुपए में क्या दिक्कत थी? है कि नहीं बात? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम जो कार्य करने जा रहे हो उससे रिलेटेड लॉ तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तुमने अगर छोटी सी दुकान से चोरी भी कर ली, सामान उठा भी लिया, तुम्हें उसके बारे में, सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में क्या पता? सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें एक अजीब सी बात बताता हूं, तुम्हें पता है अगर तुम कार चला रहे हो और तुमने चप्पल पहन रखी है तो चालान है। पता थी तुम्हें बात? कई बच्चों को पता नहीं होती। यानी कि तुम ये नहीं बोल सकते पुलिस वाले अंकल से क्लच ही तो दबाना है, जूते में ऐसा क्या मजा आ जाएगा जूते में? तो इसको क्या बोलेंगे पुलिस वाले अंकल? भाई जूते में मजा आएगा नहीं, ये नहीं बोलता, लॉ में लिखी है बात। कार ड्राइव नहीं कर सकते चप्पल पहन के, कोई भी कारण रहा हो। अगर कार ड्राइव करनी है तो क्या पहनने हैं? शूज पहनने हैं। अब ये लॉ में लिखी है बात, बड़ी अजीब सी, कि तुम कार ड्राइव कर रहे हो, पुलिस वाले अंकल जी ने तुम्हें रोका, इत्तेफाक से तुम चप्पल में निकले, तो और कोई चालान कटने के लिए चप्पल का ही कट लेगा, उतार के जाए आप, है कि नहीं बात? जूते खरीद, समझ गए? तो भैया इग्नोरेंस, तुम इग्नोर थे ना इस बात से, ये बहाना नहीं चलेगा। सर ये भी कोई बात हुई चप्पल में? मैं तो बहुत दिन से चला रहा हूं, मैं तो हमेशा जब सुबह सुबह जाता हूं घर के आसपास कहीं कुछ है ना, मम्मी को छोड़ने के, पापा को छोड़ने के, किसी को छोड़ने के, चप्पल में चला के ले आता हूं कार। सर आज तक तो ऐसा नहीं हो, आज हो गया ना। लॉ कौन सा लगा? ये। अब हमारे ऊपर जबरदस्ती की जिम्मेदारी डाल दी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्ट पढ़ना पड़ेगा। आखिरी बात आती है भैया, मुझे बताओ लॉ का सोर्स। अगली क्लास से तो फिर कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे। लॉ का जन्म कहां से हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दोनों ही समय क्या दर्शाते हैं? कौन सा समय दिखाते हैं? आजादी से पहले का समय। और आजादी से पहले देश में कौन थे? तो भैया अंग्रेज चले गए, सॉरी थैंक यू और कानून छोड़ गए, है ना। किसी को चाटा मारते, किसी के साथ गड़बड़, सॉरी भाई सॉरी, अबे ये क्या बात हुई, है ना, राइट। तो सॉरी थैंक यू के साथ क्या छोड़ गए अंग्रेज? और बड़ी दुख की बात है कि आज भी हम एक तरीके से इनडायरेक्टली गुलामी तो कर रहे हैं। हमारे पास अपने लॉ की कितनी कमी है कि हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का लॉ आज भी फॉलो कर रहे हैं। और मजेदार बात, अच्छी बात पता है क्या है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, तुमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, तुमने सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ लिया, तुम इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड के भी पेपर दे सकते हो, क्योंकि उनका लॉ और हमारा लॉ क्या है? बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड सेम है। क्योंकि हमने कौन सा लॉ अडॉप्ट कर रखा है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने अंग्रेजों वाला लॉ उठाया और क्या कहां जोड़ दिया? इंडिया में लगा दिया और बोल दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंग्लैंड में क्या बोल दिया? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बाकी लॉ क्या एकदम सेम है, क्योंकि वो इंडिया में रहते थे, इंडिया में कानून व्यवस्था लाए, इसलिए उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और हम अभी इतने निकम्मे निकले कि आजादी के 75 साल बाद भी हम अपना लॉ बना नहीं पाए। हम क्या बोल रहे हैं? इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी चलाओ। तो इंग्लैंड ने इंडिया में लगाया 1872 के बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो बड़े दुख की बात है कि अंग्रेज चले गए, सॉरी थैंक यू के साथ कानून भी छोड़ गए, और सॉरी थैंक यू के साथ हम कानून भी चला रहे हैं।
पार्टनरशिप एक्ट अंग्रेजों का ही पढ़ रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अंग्रेजों का पढ़ेंगे, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी अंग्रेजों का पढ़ेंगे। फिर कुछ शर्म करके कहा यार पुरानी चीजें हम इनको क्यों है ना गड़े मुर्दे क्यों खाड़ने, है कि नहीं बात, नया करते हैं, नया भारत है नया करते हैं। फिर बनाया LLP एक्ट, GST एक्ट। अब जो एक्ट हमारे पार्लियामेंट से पास हुए उनको पता क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैट्यूट, स्पेलिंग गलती से STATUT, इंडियन स्टैट्यूट लॉ। इंडियन स्टैट्यूट लॉ का मतलब होता है विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जैसे GST 2017 में आया, आजादी के बाद आया, LLP 2008 में आया, आजादी के बाद आया। तो आप बोलोगे जो हमारे पार्लियामेंट से पास हो, जो मैंने प्रोसेस बताया अभी, बिल, वोटिंग, है ना, वो उससे बोला गया कि लॉ का जन्म हुआ पहला अंग्रेजों से, फिर हमारे देश के कानून से। अगली बात मुझे बताओ, दबंग पिक्चर आई, दबंग 1, उसका फेमस गाना कौन सा था? हाँ कौन सा था? आवाज नहीं आएगी यार, स्पीकर नहीं है ना, वहां से आएगी, बंद है, चलो कोई नहीं, मैं ही सुना देता हूं। मैं झंडू बाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई, नाचने मत लगना अब, ठीक है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, खतरनाक लाइन नहीं थी, खतरनाक लाइन क्या थी, मैं झंडू बाम हुई। हाँ, अब झंडू बाम वालों ने ना इस लाइन में एक गड़बड़ ढूंढी कि उन्हें लगा कि झंडू बाम का वर्ड इस्तेमाल करना क्या है, इंसल्ट है झंडू वालों की। किसकी इंसल्ट है? झंडू की इंसल्ट है। उन्होंने अरबाज खान प्रोडक्शंस के ऊपर केस कर दिया। ये रियल केस बता रहा हूं, 2010 का है ना, 2010 का रियल केस है ना, टाइम थोड़ा कम है, तो अगर तुम गूगल पे डालोगे ना पूरी स्टोरी तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। लिखना झंडू बाम केस वर्सेस दबंग डाल देना, है ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये देख लो, है ना, झंडू बाम का केस इन 2010, है ना। तो केस लॉ अगर तुम देखोगे तो इसमें भैया कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया, ये कुछ डिटेल तुम्हें आ जाएगी, है ना। अब इसमें कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया भैया, झंडू बाम, है ना, नंदू लिख गया इसलिए नहीं पकड़ रहा वो, हाँ ये रहा भैया, है ना, झंडू बाम स्यू दबंग प्रोड्यूसर, ये केस आया सर, ठीक है, राइट। अब बताओ इस केस का कारण क्या रहा, झंडू वर्ड जो यूज किया, तो लोग कई बार होता है अरे तू झंडू हो रहा है, ये हो रहा है, तो पागल बोला, इडियट को क्या बोल देते हैं, झंडू। तो झंडू बाम का जो केस आया, इसमें अरबाज खान को के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि एक तो हमारा नाम का इस्तेमाल किया गया, और हमारा नाम का इस्तेमाल हमसे, है ना, बिना पूछे किया गया, हमारे नाम का इस्तेमाल किया गया, और ये भी बिना, है ना, पूछे किया गया। अब अगर बिना पूछे हमारे नाम का इस्तेमाल किया है तो क्या करा जाए, हमें इसका हर्जाना दिया जाए। अब जज साहब ने भी पूरा केस पढ़ा है, झंडू बाम, रोज गाने सुनते होंगे जज साहब, मैं झंडू बाम, है ना, तो झंडू बाम के गाने सुन के जज साहब को भी लगा रहे बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार ये केस का क्या है, क्या है सर, ये इस केस में प्रूफ होता है कि भाई झंडू का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया, प्रोडक्ट का डिमोशन हुआ। तो जज साहब ने पता क्या लॉ के तहत क्या सजा दी, पहली सजा सलमान खान, मलाइका अरोड़ा खान, उस टाइम पे तो शादी थी ना उनकी, अरबाज खान प्रोडक्शंस, तीनों के तीनों मिलके 10 करोड़ रुपए देंगे। किसको? झंडू बाम को। सलमान खान और मलाइका अरोड़ा की जो पर्सनल फीस है उसमें से 10-15% किसको जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस पे एक्ट किया, राइट। साथ की साथ झंडू बाम का एड इसी लिरिक्स के थ्रू किया जाएगा, और ये दोनों ही उसमें एक्ट करेंगे। फिर एक नया एड बनाया गया अरबाज खान के प्रोडक्शन के द्वारा, जिसमें कुछ ऐसा लिरिक्स लिखे गए कि सर में दर्द हुआ, मैं झंडू बाम हुई, इस तरीके से ना, और सेम कॉस्ट्यूम और सेम क्या सर, लिरिक्स, ठीक है। चलो ग्रुप बन जाएगा ना तो उसको भेजूंगा ना, फिर नंदू, अरे भैया समझ गया ना। तो उस टाइम पे कुछ ऐड बनाया गया, राइट,
कि भाई जैसे यहाँ पे ऐड आ रहे हैं, तो इस ऐड में इनकी जगह कौन आया, सलमान खान और मलाइका अरोड़ा आई, और उन्होंने इस ऐड को झंडू बाम को प्रमोट किया, यानी कि ऐड भी दिया, पैसे भी दिए, और झंडू बाम फेमस अलग हुआ। तो बच्चों को पता लग गया झंडू बाम में किस काम आता है, भैया बाम है, कुछ काम आता होगा। अब अरबाज खान की गलती क्या हुई बताओ, उन्होंने नाम यूज करते टाइम पर झंडू से क्या नहीं ली, झंडू इज द प्रोडक्ट ऑफ इमामी, झंडू इज द प्रोडक्ट ऑफ इमामी, इमामी वालों से क्या नहीं ली, परमिशन नहीं ली। तब 2010 में ये लॉ डिफाइन हो गया मुंबई में, और उन लॉ के डिसीजंस को क्या बोला जाता है, जुडिशियल डिसीजन, यानी कोर्ट के डिसीजन क्या बन जाते हैं, कोर्ट के डिसीजन लॉ बनते हैं, कोर्ट के डिसीजन लॉ बनते हैं। यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, कोर्ट के डिसीजन होंगे जो क्या बन चुके हैं, लॉ बन चुके हैं। जैसे अगली क्लास में पहला एक ये वाला कोर्ट केस पढ़ेंगे कोर्ट में, है ना, जो 1919 में आया। अब ये केस 1919 में है, आज ये क्या बन चुका है, आज ये लॉ बन चुका है, तभी तो लॉ में पढ़ा रहा हूं तुम्हें। आईसीआई की बुक में भी तुम्हें यही केस मिलेगा, पहला केस, तुम्हारी जिंदगी का पहला केस यही होगा। तो झंडू बाम वाले केस से मुझे क्या पता लगा कि कोर्ट के डिसीजन क्या बनते हैं, लॉ बन जाते हैं। तो लॉ, एक तो लॉ होता है क्या, जो पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बाद लॉ में क्या चेंजेस आते हैं, जो कोर्ट के, तो कोर्ट डिसीजन बिकम्स द लॉ। तो लॉ बनने का तीसरा जन्म कौन से हुआ, लॉ का, लॉ का तीसरा जन्म हुआ जुडिशियल डिसीजन। बात समझ में आ गई ना, झंडू बाम वाले केस से पता लगा हमें कि लॉ का अगला जन्म क्या है सर, जुडिशियल डिसीजन। आखिरी लोगों ने कहा लॉ बनाया जाता है रीति रिवाजों से, किससे सर, और चीजों के इस्तेमाल करने से। तुम कोई ऐसा लॉ बता सकते हो जो हमारे रीति रिवाजों से जन्मा है? चलो मैं बताता हूं बहुत ही फेमस। किसी को फांसी की सजा, मारने की सजा क्या हमने बनाई? चलो सबसे पुरानी कहानी तुमने अगर सुनी हिंदू माइथोलॉजी में तो क्या सुनी, भगवान राम की सुनी? मुझे बताओ राम ने रावण को क्यों मारा? यानी सीता जी को किडनैप कर लिया। यानी कोर्ट में बोले तो किडनैपिंग की सजा क्या थी, मृत्यु थी, नहीं थी? तो किसी को मारने की सजा क्या हमने बनाई है? हम क्या बोलेंगे, हमारे पूर्वज बना गए। कौन बना गए? बना गए, नहीं बना गए। अब ये बताओ, आज लॉ में लिखा है कि कोई टेररिस्ट हो, और टेररिस्ट चाहे 18 साल से नीचे का हो, कसाब वाले चक्कर में हुआ है, क्योंकि कसाब ने जब मुंबई में इतने लोगों को मारा था 17 साल का था, तो हमारे लॉ में क्या लिखा था, भाई 17 साल का, 17 साल से नीचे तुम बच्चा होता है तो बच्चे को सजा नहीं दे सकते। अब ये लॉ में क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अगर टेररिस्ट है और वो बच्चा भी है तो उसके दिमाग में बड़ों वाली सोच है ना, मारना है मुझे, बच्चा कहां है वो, तो टेररिस्ट हो तो भी क्या होगा, फांसी मिलेगी। अब ये फांसी मिलेगी, मृत्यु दंड होगा, ये किसने डिजाइन किया? ये तुमने, मैंने, हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया, दद्दू के दद्दू ने भी नहीं किया। किसने किया? हजारों साल पहले हमारी सभ्यताएं ये डिसाइड कर चुकी हैं, सभ्यताएं डिसाइड कर चुकी, नहीं कर चुकी? और खाली इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की, है ना। इटालियन सभ्यता देखो, ज्यूस सभ्यता देखो, क्रिश्चियनिटी सभ्यता देखो, सब जगह की कॉमन चीज मिलेगी, अगर कुछ गलत किया है तो सजा क्या है। और भगवान राम ने तो किडनैपिंग की सजा क्या निकाली, मृत्यु। सिर्फ 2 अल्टीमेटम, एक बार हनुमान जी गए, एक बार अंगद जी गए, 2 अल्टीमेटम के बाद मुंडी कटेगी तेरी, अब है कि नहीं बात? तो बताओ क्या मारने की सजा हमने निकाली? तो हमारी सबसे पुरानी कहानी तो रामायण थी, तो भैया रामायण से हमने देखा मारने की सजा हमने निकाली, हमारे पूर्वज 10,000 साल पहले सजा थी, और हमने इसे आज क्या बना दिया, लॉ बना दिया। तो बताओ लॉ का जन्म किससे हुआ? कुछ रीति रिवाजों से, है कि नहीं बात? अच्छा, उसी जमाने में हम जेल में ही डाल दिया करते थे, कारावास, है ना। कृष्ण जी की बात करते कारावास, और कृष्ण जी ने तो और खतरनाक लॉ बनाया कि अगर सही चीज के लिए लड़ना है तो चाचा ताऊ को भी निपटा दो। कृष्ण जी के लॉ के हिसाब से तो यही था। दुर्योधन कौन थे? अर्जुन के भाई, ताऊ जी के बेटे, है कि नहीं बात? गुरु द्रोण टीचर, अगर मत कहना सही चीज के लिए आपको मैं सही चीज ही पढ़ाऊंगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, राइट। अच्छा, भीष्म पितामह दादा के बराबर हो गए, है कि नहीं बात? तो पूरी कौरव सेना में उस सारे रिश्तेदारी तो थे अर्जुन के, फिर भी निपटा दिए, नहीं निपटा दिए। तो कृष्ण जी ने बोला, राम जी ने तो बोला चल पराया लोग है, पराया देश है लंका, रावण भी पराया, हमारा थोड़ी है भैया, किडनैपिंग कर ली है ना मेरी वाइफ की, सजा मिलेगी। कृष्ण भगवान तो बोलते निपटा अपने, जिनके साथ बचपन में खेला,
जिनके साथ खाना खाया साथ में, ताई मम्मी बराबर, दादी दादा, सबको क्या कर, क्योंकि गलत तो अब ये बताओ, क्या आज हम ये लॉ फॉलो करते नहीं करते? अगर आपके साथ आपका भाई और आपका भाई चोर है, आप वकील हो, तो अगर सत्य का साथ दिया जाए तो फिर भाई को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो यही तो कृष्ण जी बोल गए, चाचा ताऊ नहीं देखने, क्या देखना है, व्हाट इज ट्रूथ। तो ये हम लॉ में लगाते हैं, लगाते है ना? जज का भाई, अगर जज का सगा भाई, चाचा ताऊ छोड़ो, जज का सगा भाई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में प्रूफ हो रहा है तो जज सजा सुनाएगा नहीं सुनाएगा? वो चाहे भारी मन से सुनाए, वो कहेगा भाई सजा तो सुनानी पड़ेगी, उम्र कैद है। अब क्या करूं, तेरे ऊपर सारे एलिगेशन प्रूफ हो रहे हैं, प्रूफ्ड मींस ट्रुथ। तो जज ये नहीं बोलेगा भाई मेरा भाई है तो इसकी सजा कम कर देता हूं, उम्र कैद की जगह 302 में लिखा उम्र कैद या मृत्युदंड, तो उम्र कैद तक तो वो दे सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते 5 साल की दूंगा, है कि नहीं बात? तो ये बात किसने बताई? कृष्ण भगवान ने बताई, हम कहां लगा रहे हैं? तो कुछ रीति रिवाजों से हमारे क्या बनते हैं, लॉ। और आखिर आता है यूसेज। यूसेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बताता हूं तुम्हें। 1881 से पहले जब व्यापारी एक दूसरे के साथ बिजनेस किया करते थे तो उन्हें डर लगता था, गुजराती व्यापारी ना, मोटा भाई, ठीक है, दिमाग तो है उनके पास बहुत, तो भैया उन्होंने दिमाग लगाया कि यार कैश कैरी करने में कितना रिस्क है, क्या हो जाएगा, लूट लिए जाएंगे। तो उन्होंने एक कुछ पर्चे निकाले, उन्होंने बोला कि कैश कैरी नहीं करना, क्या कैरी करना, हुंडी कैरी करना। क्या कैरी करना? और उस हुंडी को तुम पता आज क्या बोलते हो? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और चेक। क्या बोलते हो? चेक। अब उनका व्यापार का ढंग इतना बढ़िया लगा हमारी गवर्नमेंट को, अंग्रेजी सरकार को इतना बढ़िया लगा कि यार ये क्या करते हैं लोग, कैश कैरी नहीं करते, क्या पर्चे पर्चे लेके घूमते रहते हैं, है कि नहीं बात? भैया मुझे इससे लेने हैं 10,000 रुपए और मुझे इसे देने हैं 10,000 रुपए, तो तू मुझे पहले 10,000 रुपए, मतलब 10 लाख लेने हैं पहले, भैया ये भाई मुझे 10 लाख रुपए ठेला भर के लाएंगे, फिर मुझे डर लगेगा यही लूट लेगी नीचे मुझे, है कि नहीं बात? क्योंकि इसे पता सामने कितने रुपए दिए, तो बैंक में तो चोरी होती है, और मुझे 10 लाख रुपए किसे देने हैं? अब मैं यूपी में बैठा हूं, दोनों भाई गुजरात बैठे हैं, तो मैं इसको क्या दे दूंगा, हुंडी, और कह दूंगा भाई मेरी जगह इसको दे दे, इसको दे दे, और मैं बोल दूंगा अंकुर के नाम की कोई भी हुंडी तेरे पास लेके आए, मेरे साइन देख के भैया पेमेंट ले लियो। अब बताओ क्या यूपी में ट्रैवल करने की जरूरत पड़ी, है ना? गुजरात में काम हो गया। आजकल हम उसे क्या बोलते हो, चेक बोलते हो, कि भाई मेरे नाम का चेक दे दो, मैं बैंक से निकाल लूंगा। पहले बैंक की जगह व्यापारी से निकाल लिया करते थे। बीआर क्या होता है? ये तो होता है कि लायबिलिटी एक्सेप्ट कर, बिल एक्सेप्ट कर, है कि नहीं बात? तो इस ढंग को जब अंग्रेजी सरकार ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़े बिजनेस करते हैं भाई गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, बड़ा मजा आ रहा है यार, ये तो मतलब चोरी चकारी की दिक्कत नहीं, पैसा इधर उधर घूम रहे, ट्रांजैक्शन बढ़िया चल रही है। उन्होंने इस हुंडी के व्यापारिक कॉन्सेप्ट को गुजरात राजस्थान से उठा के नेशनल लॉ बना दिया, जिसका नाम रखा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसमें आप बीआर, बीपी, प्रोमिसरी नोट और क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, हो गया बस 2 मिनट, क्या पढ़ोगे, चेक के बारे में पढ़ो। तो बताओ यूसेज क्या था, हुंडी, आज हम क्या बन गया, लॉ बन गया किसका, बीआर, बीपी का। इसकी अकाउंटिंग भी करते हो तुम, बात समझ आ गई ना? तो बोलो, समझ गए सर? बोलो मजा आ गया सर? परसों मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।